हेलो एवरीवन। बेटा आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर? तो एक बार जल्दी से चेक कर लो। अगर आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार बता दो मुझे। गुड मॉर्निंग सबको। आज न्यूट्रॉन 2.0 में हमारी फर्स्ट क्लास है बायो की और बॉटनी से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम सेल साइकिल सेल डिवीजन है। और एक बार आप चैट में चेक करो बेटा क्या आपको आवाज आ रही है। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से फटाफट से चैट में यस लिख दो, ओके लिख दो, है ना। और आज की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे रेडी हैं एकदम? जल्दी बता दो। रेडी हैं? रेडी हैं? जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा। जल्दी बताओ। सब लोग रेडी हो? चलें स्टार्ट करें। जल्दी बता दो बेटा। चलें स्टार्ट करें हम। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन बातें आपसे करना चाहूंगा और वो इंपॉर्टेंट होती है बेटा। जब भी हम कोई बैच स्टार्ट करते हैं या क्लास स्टार्ट करते हैं या चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमेशा में फील होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे आपको गाइडेंस मिलती है। क्योंकि होता क्या है कि हर एक बच्चा ऐसा नहीं होता जिसे सब पता हो। और अगर आपको सब पता ही था या सब पता ही होता है तो फिर आपको ऐसा तो होना चाहिए था ना कि इसी साल आपका सिलेक्शन हो गया होता। ठीक है, ये कड़वा सच है पर है तो है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, दो चीजें तीन चीजें जो मैं बताऊंगा उनको फॉलो करना है, उनका ध्यान रखना है। और अगर आप ये कर जाओगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, मतलब इन सारी बातों के अराउंड एक ही बात रहती है कि हम सिलेक्ट कैसे होंगे, हम सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, इनके अराउंड मैं बात करूंगा आपसे। और मैं चाहूंगा कि आप जो है चीजों को फॉलो करो। अगर आप एक अच्छे फॉलोअर बन जाओगे, प्रॉपर तरीके से चीजें जैसी बताई जाएंगी पढ़ोगे, वो होता जाएगा। आपको हमसे सिर्फ क्या चाहिए होता है कि सर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, प्रैक्टिस के सफिशिएंट क्वेश्चन मिल जाए, हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मिल जाएं, डाउट क्लियर हो जाए, यही चीजें चाहिए होती हैं। और हमें आपसे सिर्फ इतना चाहिए होता है कि जितना हम कराते जा रहे हैं उतना आप करते हुए चलो। क्लियर है? बताओ। ठीक है, क्लियर है, सही है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप उसका आंसर देना। आज हम बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल पढ़ेंगे। अपनी कैसे कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। पर मैं सबसे पहले चाह रहा था कि आज आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा गोल क्या है इसमें से। तुम 620 लाना चाहते हो, 680 लाना चाहते हो, 700 लाना चाहते हो, क्या मार्क्स लाना चाहते हो? एक बार फटाफट से चैट में बता दो मुझे। चैट में ये बता दो कि आप क्या मार्क्स लाना चाहते हो। क्योंकि जो मैं अभी आपको बोलने वाला हूं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दी बता दो बेटा, क्या मार्क्स आप लाना चाहते हो? कोई ऐसा है जो 620 लिख रहा हो? कोई ऐसा है जो 600 लिख रहा है? आप क्या मार्क्स लाना चाहते हो चैट में बताओ जल्दी से। मैं आपको बताता हूं, मैं अगर आपकी जगह हूं, मैं अगर सोच पा रहा हूं तो मैं इनमें से कुछ भी नहीं लाना चाहता। क्योंकि अगर आपका गोल मार्क्स है, अगर आपका गोल मार्क्स है तो नीट का एग्जाम आप नहीं क्रैक कर सकते। कभी भी गोल मार्क्स होता ही नहीं है। गोल नीट जैसे एग्जाम में, मैं कुछ आइडिया दे देता हूं। नीट जैसे एग्जाम में जहां 720 नंबर में से 620, 630 नंबर, 610 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, वहां पे आप मार्क्स टारगेट कर ही नहीं सकते। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, ये इतने सारे मार्क्स लाने के लिए आपका सिर्फ एक गोल होना चाहिए कि सिलेबस आपने कंप्लीशन कैसे किया, आपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया, सिलेबस का रिवीजन कैसे किया, आपने टेस्ट कितने सारे दिए और उसकी एनालिसिस कितनी ज्यादा करी। अगर आप बेटा ये टारगेट कर रहे हो तो गलत तरीके से जा रहे हो। रियल में बच्चे ये समझते नहीं है कि टारगेट जो होता है, मेरी बात सुनना ध्यान से, टारगेट ये नहीं होता। टारगेट कभी भी स्कोर नहीं होना चाहिए। टारगेट हमेशा दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं सिलेबस कितने ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूं, मैं उसकी कितनी बार रिवीजन कर रहा हूं। क्योंकि अगर इनमें परफेक्शन लाओगे ना, ये अपने आप आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इससे क्या फायदा होगा बताता हूं। अगर कभी आपका स्कोर आ जाता है टेस्ट देते हुए 400 या 500, तो आप क्या करोगे, इस स्कोर को देख के परेशान होते रहोगे, यार अभी तो बहुत गैप है। लेकिन आप इस चीज को कभी नहीं देखोगे कि यार मेरा 400 500 क्यों आया, क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया था, मैंने प्रॉपर तरीके से पढ़ा नहीं, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। इसे नहीं देखोगे। हमेशा अपने दिमाग में ये रखो कि अगले साल नीट में बैठने से पहले
मेरे को सारा सिलेबस अच्छे से आता हो, सबका टेस्ट दे चुका हूं, सबको कई बार रिवाइज कर चुका हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? जो भी मतलब आप अगर कोई स्कोर टारगेट करते हो, मेरा हमेशा बिलीव करता हूं कि स्कोर की जगह ना आप ये टारगेट करो कि आपका मतलब सब कुछ अच्छे से हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं आपने क्या फॉलो करना है, और ये सारी चीजें अपने आप होती जाएंगी। क्लियर है? सही है? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब स्कोर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो आप सबसे पहले परफेक्शन लाओ। आपको कैसे जाना है सुन लो ध्यान से। सबसे पहले आपको लेक्चर देखने। जिन बच्चों को लेक्चर देखे हुए हैं, समझे हुए हैं, अगर वो चाहते हैं ना देखना, तो आप उसके नोट्स रिवाइज करो और नोट्स की मल्टीपल रिवीजन करो। जब आप लेक्चर देखते हो, उसके नोट्स बनाते हो और उसको रिवीजन करते हो, इसी के दौरान आपको डीपीपी सॉल्व करनी होती है। इसका मतलब डीपीपी वो होती है जो चैप्टर पढ़ते वक्त सॉल्व करनी है। और जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो सर क्या नोट्स रिवाइज करूं, फिर से नोट्स रिवाइज करूं? हां। कितनी बार करूं? सर 2 बार कर लो। सर 2 बार में याद नहीं होता, 3 बार कर। 3 बार में याद हुआ नहीं, 4 बार कर। तो तुझे नोट्स बार बार रिवाइज करने हैं, फिर एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, फिर तुम्हें ये पीएनएस एसएनएस बनाने हैं। पीएनएस और एसएनएस क्या है बेटा? ये आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। और फिर इसमें जो फुल सिलेबस का एक पूरे चैप्टर का एक टेस्ट है, उसको बना के देखो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको अपना रास्ता पता है कि आपको डीपीपी कब करनी है, चैप्टर के साथ ही करते जाना है। आपको चैप्टर कंप्लीट होने पे कई बार नोट्स रिवाइज करने हैं, कई बार एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, पीएनएस एसएनएस करना है, तब जाके आपको परफेक्शन हासिल होगी, नहीं तो होगा नहीं बेटा। आप में से बहुत सारे बच्चों को अब क्या करना पड़ेगा, एक ट्रैकिंग शीट बनानी पड़ेगी खुद से, जिसमें हर चैप्टर के स्टार्टिंग में उस पेज को लगा लिया करो। जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हो उस पेज को लगा लो या बना लो, जिसमें आप लिख दो कि आपने लेक्चर देखे कि नहीं देखे, लेक्चर के बारे में लिख दो। फिर आपने देखो कि नोट्स बनाए नहीं बनाए, रिवाइज किया नहीं किया, एनसीईआरटी करी नहीं करी, डीपीपी करी नहीं करी, एसएनएस किया नहीं किया, पीएनएस किया नहीं किया, ये सारी बात का एक पूरा सेक्शन बना लो और फिर उसको करो। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, जल्दी बताओ। एक बच्चा कमेंट में लिख रहा है, सर मुझे कोई भी बैच नहीं मिला है, पेमेंट होगी। भाई तू फिर बैच के अंदर कैसे कमेंट लिख रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? नई एनसीईआरटी अभी नहीं लेनी, जरूरत नहीं है, जो भी चेंजेस आएंगे हम बताएंगे। क्लियर है? तो क्या आप परफेक्शन ला सकते हो? क्या आप ये सारा काम कर सकते हो? अगर कर सकते हो सिलेक्ट हो जाओगे। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सिलेबस में कितनी कमांड है। अगर सिलेबस में कमांड है तो इस साल आप सिलेक्ट हो जाओगे, बस इतनी सी बात है। सिलेबस पे कमांड कैसे आएगी? अगर आप गलती से नोट्स नहीं बना रहे हो, लेक्चर नहीं देख रहे हो, डीपीपी सॉल्व नहीं कर रहे हो, एनसीईआरटी कहीं भी कोई कमी रह जाती है, तो फिर आपके वो मार्क्स कटते हैं टेस्ट में और आप कहते हो सिली मिस्टेक हो गई या सर मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बात बच्चे बहुत कम समझते हैं कि प्रोसेस में गड़बड़ होती है। प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस फॉलो करना होता है उन चीजों में गड़बड़ होती है। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, ट्रैकिंग शीट कर दे देंगे आपको। ठीक है, क्लियर है? लेक्चर नोट्स कैसे बनाने हैं? बैच के साथ। अगर हमने पहले से बना रखे हैं तो कोई बात नहीं, उसी में कुछ नया मिले तो उसे लिख लो। सर शॉर्ट नोट बनाने चाहिए, बनाने चाहिए, अगर बने हैं तो यूज कर लो, इस चैप्टर के मैं आपको दे दूंगा। क्लियर है? बताओ बेटा, क्लियर है? सही है? जल्दी बताओ बेटा। पॉज बटन जो है हमारा एक अगला ऐप में रिलीज आएगा, उसके साथ मिल जाएगा आपको। अगला ऐप में जो रिलीज आएगा उसके साथ आपको पॉज बटन मिल जाएगा। डन है? जल्दी बताओ बेटा, डन है? चलें आगे, स्टार्ट करें आज का जर्नी। ठीक है, चलें, बिल्कुल रेडी हो तो अपने चैप्टर में हेडिंग डालो सेल साइकिल, सेल डिवीजन, और उसमें लिख दो कि लेक्चर, नोट्स, डीपीपी, एसएनएस, पीएनएस मैं सब करूंगा। इतना करूंगा या करूंगी लिख दो और स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है,
सही है, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। और आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आप सेल से पहले इस चैप्टर को क्यों कराते हो? मैं बताता हूं क्यों कराता हूं। नॉर्मली क्या होता है बेटा, सेल जैसे चैप्टर में लेक्चर्स के नंबर ज्यादा होते हैं। उसमें क्या होता है कई बार, और वो इजी चैप्टर भी है, कई बार क्या होता है कि अगर चैप्टर 4, 5, 6 क्लास में फिनिश होता है और बच्चे उसे सॉल्व करते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। ये बातें कई टीचर को मैं समझाता हूं कि क्या होता है जब बच्चा हमारे पास ड्रॉपर बैच में आता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि वो उस वक्त आता है जब उसका कॉन्फिडेंस हिल रहा होता है। उसको ऐसा फील होता है कि वो कितना कर पाएगा उसे पता नहीं। तो हम किसी ऐसे चैप्टर से शुरुआत करते हैं जिससे एनसीईआरटी से बहुत अच्छा आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, साथ के साथ वो जल्दी से जल्दी चैप्टर फिनिश करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, सेल साइकिल से क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि इसके बिना आप ना प्लांट किंगडम पढ़ सकते हो, ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हो। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जो आप बिना सेल साइकिल के नहीं पढ़ सकते। तो कहीं ना कहीं ये सभी तरह के चैप्टर का आधार है, बेस है। तो इसीलिए इसको पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम सेल साइकिल पढ़ाते हैं। इस बार एक चीज नई होने वाली है आपके साथ, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन क्योंकि ज्यादा आते हैं, सभी लोग उसको लेट कराते हैं और लेट कराने के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट नहीं बन पाते। बायोमोलिक्यूल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और वो आपका 3rd चैप्टर होगा, और न्यूट्रॉन 1.0 में वो मैं स्टार्ट भी कर रहा हूँगा मंडे से। तो आप अगर देखो उसके रिकॉर्ड जो 2.0 में उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए कि मैं सेल साइकिल से क्यों स्टार्ट करता हूं। एक बच्चे का मैसेज था, मैं उसको भी बोलना चाहूंगा, मैं इसीलिए स्टार्ट करता हूं। ठीक है, चले बेटा, मिल जाएगा बच्चे, मिल जाएगा। कोई एक्स्ट्रा बुक करनी है अभी तो नहीं करनी यार, इतने क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको पीएनएस एसएनएस के, आपको कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए। सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मतलब बता देता हूं कि हम इन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए क्या है, हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है, सेल डिवीजन क्या है। अगर आपको यह चैप्टर पढ़ना है तो इस चैप्टर के लिए आपको इन चीजों की नॉलेज, इन चीजों का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो आपने हेडिंग डालनी है इंपॉर्टेंट टर्म्स करके, इनको लगातार लिख लो। अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डाल लो चैप्टर का, सेल साइकिल सेल डिवीजन, फिर डालो बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स, और फिर लिख लो इंपॉर्टेंट टर्म्स, इनको सिर्फ नोट कर लो, फिर हम आगे चल रहे हैं। चलें स्टार्ट करें। डोपा मिलेगा बेटा, डोपा मिलेगा। आज एक नई चीज स्टार्ट करेंगे आपके लिए, डोपा को सपोर्ट करते हुए। ठीक है, सही है। चलिए आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सेल क्या होता है और सेल की टाइप क्या है। मैं जो पॉइंट्स लिखूंगा उसे एक्सप्लेन करूंगा। सेल क्या होता है बेटा? सेल इज अ चैम्बर, या क्या है, कंपार्टमेंट है, जहां पर क्या होगा, इन विच डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्शंस अकर। सर आप सीधे लिखने लग गए, मैं बता रहा हूं क्या कर रहा हूं मैं। एंड लिपिड की जो मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, वो सेपरेट करती है आउटर एनवायरमेंट विद इनर। पहले मैं लिख दूं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। आप सभी बच्चों को पता है कि जो लाइफ थी, ध्यान से सुनना बेटा, लाइफ थी वो पानी में आई थी। लाइफ जो थी वो पानी में आई थी। सबसे पहले लाइफ किस में आई थी? पानी में। चीजें समझना, मैं आपको एक एक चीज समझा दूंगा। ये मान लो पानी है, मैंने कहा कि ये चीज मेरे पास सेल है, दिस इज सेल। तो सेल क्या होता है बेटा? सेल क्या होता है? एक तरह का कंपार्टमेंट होता है। कंपार्टमेंट का मतलब एक तरह का चैम्बर होता है। वो एक ऐसा चैम्बर होता है
जिसमें जिसमें बाहर कुछ रिएक्शन चल रहे हैं और अंदर कुछ रिएक्शन चल रहे हैं, तो अंदर जो रिएक्शन चल रहे हैं बाहर चलने वाले रिएक्शन से अलग हो जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ, उसमें क्या होगा, अलग सेट ऑफ रिएक्शन होते हैं। और कौन सी मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी हुई है, लिपिड की। लिपिड की जो मेम्ब्रेन है वो क्या करती है बेटा, वो सेपरेट करती है अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से। क्योंकि ये जो लिपिड की मेम्ब्रेन होती है ये एक तरीके से किसकी बनी है, नॉन पोलर चीज की बनी है। नॉन पोलर क्या होता है, जो पानी में नहीं घुलता। तो सबसे पहले आपको यह समझना है सेल क्या होता है। मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट मैं कहूंगा कि लाइफ जो है, जीवन जो है, वो सबसे पहले पानी में आया। सेल कैसे बना था, सेल एक कंपार्टमेंट था। कंपार्टमेंट का मतलब एक चैम्बर था जिसमें अंदर कुछ रिएक्शंस हो रहे थे, बाहर कुछ हो रहे थे। अंदर और बाहर के रिएक्शंस को अलग करने के लिए एक मेम्ब्रेन बनी होती है। मेम्ब्रेन मतलब एक दीवार होती है और वो दीवार लिपिड की बनी होती है। अब आपको ये समझना चाहिए, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सर सेल तो हमें डेफिनेशन पढ़ाई गई थी, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सही है, ये उसका फंक्शन है। ये सेल का क्या है, एक तरीके का फंक्शन है कि वो लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सही मायने में सेल क्या होता है, तो सेल एक चैम्बर होता है जिसके अंदर कुछ रिएक्शन चल रहे हैं जो बाहर वाले रिएक्शन से अलग होते हैं। क्या इतनी बात में कोई डाउट है आपको? चैट में बता देना मुझे, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होता है बेटा, जो रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं, रिएक्शन विच आर अकरिंग इनसाइड सेल, जो सेल के अंदर हो रहे हैं, अकरिंग इनसाइड सेल, उन रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन का नाम देते हैं। आ रही है बात समझ, आ रही है बात समझ बेटा। हिंदी भी पढ़ा रहा हूं, हिंदी भी पढ़ा रहा हूं, हिंदी बोलता हूं मैं, हिंदी भाषी, इसे मिक्स लैंग्वेज बोलते हैं, प्योर इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इधर ध्यान दे। और अगर जिन बेटा, मैं फिर बोलूंगा, नोट्स बना सकते हो तो बना लो, फायदा होता है, हमेशा फायदा होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नोट्स बनाने का नुकसान होता। हाँ, आपने बनाए हुए तो उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। उसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमेशा कौन कराता है, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन कराता है, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन कैरी आउट बाय एंजाइम। उसे कौन कराता है, कैरी आउट बाय एंजाइम। ये कह रहा सर कैरी मिनाटी लिख दिया, पिटाई कर दूंगा, इधर ध्यान दे, कैरी आउट बाय एंजाइम। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहां सिंपल बोला है कि सेल के अंदर ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ये केमिकल रिएक्शन है, इसको कराने वाला कौन है, एंजाइम कराता है। और एंजाइम जो रिएक्शन कराता है उन्हें क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि लाइफ में जब सेल आया तो सेल क्या था, एक कंपार्टमेंट था। सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे थे, उन केमिकल रिएक्शन को बाहर से अलग करने के लिए एक मेम्ब्रेन आई, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सभी तरह के जो सेल जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, केमिकल रिएक्शन। सारे केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होते हैं उन्हें हमेशा एंजाइम कराता है। उन्हें हमेशा कौन कराता है, एंजाइम कराता है। अब मैं आपसे बात पूछूंगा, ध्यान से सुनना, मेरी बात को सुनना, आप ध्यान से सुनना, ठीक है, क्लियर है? इधर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब मैं आपसे अगली चीज जो पूछूंगा उसको बताना और उसको समझने की कोशिश करना। मैं आपसे पूछता हूं कि जो आपने क्लास 10th में जो भी बातें बुक में पढ़ी या 11th में पढ़ी, ये सारी बातें कितने साल में डिस्कवर हुई होंगी? सर बहुत सारे साल में, मतलब 200-300 साल में जो बातें डिस्कवर हुई, उन बातों को हमने किस में लिख दिया, बुक्स में लिख दिया, है कि नहीं बताओ? हाँ सर, बुक्स में लिख दिया। अब बुक्स में वो जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो इतने सालों में, मतलब ईयर्स में वो इवॉल्व हुई है, ठीक है। ऐसे ही क्या था, जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन थे वो लाखों सालों में इवॉल्व हुए थे। तो नेचर ने सोचा क्यों ना इन रिएक्शन को हम किसी बुक में लिख दें, ताकि हर बार मुझे उतना टाइम ना लगे नया रिएक्शन बनाने में। इसका मतलब क्या है कि सेल के अंदर जो भी होना है, जो भी चीजें होती हैं, जो भी रिएक्शंस होते हैं, वो सारी बातें एक खास तरह के मॉलिक्यूल में स्टोर की जाती हैं, जिसे हम कहते हैं डीएनए। तो डीएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है।
अब मैं आपसे कहता हूं कि यार इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करेंगे, किस तरीके से करेंगे, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। उन पैकेट्स को आप कह सकते हो जीन। तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि जो सेल है, हम लिख सकते हैं यहां पर कि सिंस सेल इवॉल्व्ड इंफॉर्मेशन, सेल इवॉल्व्ड इंफॉर्मेशन इन मैनी ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स में आया। सो इट नीड सम मॉलिक्यूल विच कैन स्टोर इंफॉर्मेशन, जो क्या कर सके, स्टोर कर सके इंफॉर्मेशन। इस वजह से हमारे पास क्या आया, डीएनए इवॉल्व हुआ। तो हमारे पास क्या आया, डीएनए इवॉल्व हुआ। तो डीएनए क्यों बना, क्योंकि वो क्या करता है बेटा, वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है किस बात की, कि जो इंफॉर्मेशन सेल के अंदर बहुत सारे ईयर्स में आई, तो डीएनए इवॉल्व। तो डीएनए क्या करेगा बेटा, व्हाट इज डीएनए। तो डीएनए सबसे पहले सुनो क्या है, मेरी बात सुनना, डीएनए क्या है, वो किस चीज का बना हुआ। जब भी आपसे कोई पूछे डीएनए क्या है, तो आप क्या बोलोगे, डीएनए क्या है बेटा, डीएनए एक ऐसा स्ट्रक्चर है, या एक ऐसे से, मान लो मैं कहता हूं ये मार्कर क्या है, आप कहोगे सर ये मार्कर जो है ना, ये मार्कर प्लास्टिक का बना हुआ। ऐसे में अगर आपसे पूछूं डीएनए क्या है, तो आप कहोगे यार डीएनए जो है ना, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, मतलब केमिकल क्या है, वो न्यूक्लिक एसिड है, उसमें 2 धागे होते हैं। पर जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाली बात है, वो उसका रोल है, काम है। भाई मार्कर से लिखते हो ना, तो डीएनए का सबसे पहले अगर मैं रोल की बात करूं, तो वो क्या करेगा, स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर कर रहा है, जीन की फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या स्टोर कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। तो हमने सिंपल भाषा में यह समझाया कि सेल एक चैम्बर होता है जिसके अंदर काफी सारे रिएक्शंस चलते हैं। ये जो रिएक्शन सेल के अंदर चल रहे हैं, ये लाखों सालों में आए हैं, और उन रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। होता यह है क्योंकि आपको यह चीज समझनी पड़ेगी, जब इतने सारे ईयर्स में यह चीज आई है, तो कहीं ना कहीं इसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ेगा। और वो इंफॉर्मेशन कहां स्टोर की जाती है, डीएनए में। तो डीएनए क्या करता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, और वो किस रूप में करता है, जीन की फॉर्म में। इसलिए हम लिखते हैं स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और डीएनए खुद से क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। क्या है बेटा, न्यूक्लिक एसिड। और उसमें कितने स्ट्रैंड होते हैं, 2 धागे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं डबल स्ट्रैंड। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट पहला क्लियर हुआ कि नहीं। पहला जीन क्या है सर, मैंने क्या बोला, मैंने कहा मान ले तेरे बुक के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी है, किस में लिखी है, वर्ड्स में लिखी है या लाइन में लिखी है। मान ले एक लाइन का मतलब एक इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही बहुत बड़े डीएनए पर इंफॉर्मेशन जो है किसी चीज की, वो किस रूप में है, जीन की फॉर्म में। तो जीन क्या है, इंफॉर्मेशन है एक तरह की, किस पे, डीएनए पर। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इंफॉर्मेशन स्टोर करना और उस इंफॉर्मेशन से काम, रिएक्शंस कराना, ये डीएनए करता है, ये उसका काम है। और डीएनए बना किसका है, न्यूक्लिक एसिड का। कितने धागे होते हैं, 2। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो हम यहां कह रहे हैं कि सेल इज बेसिकली अ चैम्बर, ठीक है, अ चैम्बर इन विच केमिकल रिएक्शन अकर इनसाइड दिस चैम्बर, ठीक है। दीज रिएक्शन इवॉल्व इन thousands, lakhs of years. So we need some molecule which can store some genetic information, और उस molecule को हमने क्या नाम दिया, डीएनए। क्लियर है, बोलो बेटा, बिल्कुल एकदम सिंपल, मक्खन की तरह से समझो सारी बातें। अब यहां से मुझे एक चीज समझ में आ गई, हर एक सेल में एक मेम्ब्रेन होना जरूरी है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसके साथ उस पर डीएनए होना जरूरी है, जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। क्लियर है, जल्दी बताएं, क्या क्लियर है, जल्दी बताओ। सही है, सेल समझ में आ रहा है। सर हमने बचपन में पढ़ा था सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नहीं, आपने समझना है सेल एक चैम्बर होता है जिसके बाहर लिपिड की मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर वाले और अंदर वाले रिएक्शन को अलग कर सकती है। क्योंकि लिपिड इज लाइक प्लास्टिक, प्लास्टिक में से तो पानी आ जा नहीं सकता, प्लास्टिक पता है पॉलिथीन वाला, पर लिपिड वैसे ही होता है जो पानी को सेपरेट कर सकता है, पानी उसमें से आ जा सकता है जरूरत पड़ने पर। दूसरी चीज क्या है,
वो जो रिएक्शंस है उनको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन। उन्हें कौन कराता है, एंजाइम। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, ये रिएक्शन लाखों सालों में आए हैं, तो हमें किसी ऐसे मॉलिक्यूल की जरूरत है जो ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके, उसे डीएनए कहते हैं। सर इतना बेसिक पढ़ा के क्या नीट हो जाएगा? बेटा अगर मैं तुझे शुरुआत नहीं करूंगा, मेरी बात सुन ध्यान से, जब पौधा उगता है ना, प्लांट उगता है, तो हम ऐसे ही उगाते हैं, हम सारे प्लांट को बराबर इंफॉर्मेशन देंगे। बड़ा ट्री कौन बनेगा, जो लड़ता रहेगा आखिर तक, क्योंकि मौसम वो भी आने वाले हैं जब पतझड़ होगी, तो जो लड़ेगा आखिर तक। तो अभी क्या है, अभी एक दो पत्तियां निकलेंगी, थोड़ी इंफॉर्मेशन, वो धीरे धीरे पेड़ बनेगा। क्लियर है? अब दो पत्ती पर ऊपर से तेज धूप होगा, प्लांट मर जाएगा। मतलब अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जा रहा, फिर तेजी से जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ बनाओ, जल्दी से नोट करो, इसे टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट है, जल्दी से नोट करेंगे। नोट कर लो बेटा, लिख लिया सबने? ठीक है, डन है बेटा। नॉन पोलर का मतलब होता है जो वाटर इनसॉल्युबल है, जो पानी में घुलता नहीं है, पानी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। तो इसीलिए मेम्ब्रेन जो है वो अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट को अलग कर पाती है। ठीक है, तो अगर आपने ये नोट कर लिया तो हम आगे चलें, जल्दी से चलें बेटा। क्वालिटी इंक्रीज करो। कौन सी क्वालिटी? अच्छा तो पढ़ा रहा हूं यार मैं, मुझे ऐसा लग रहा है ठीक पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया, ध्यान देंगे, दिस मीन्स, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, दिस मीन्स ऑल सेल्स हैव फीचर्स। क्या क्या फीचर्स होंगे, ध्यान दो। मान लो ये सेल है, पहला ए, उसमें लिपिड की मेम्ब्रेन होगी। बी, मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म। वो जो लिक्विड है उसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। मतलब ये जो लिक्विड है यहां पर, इसको क्या बोलोगे, साइटोप्लाज्म बोलोगे। ये होना चाहिए। उसके साथ ये क्या है, मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड की, जो अंदर और बाहर रिएक्शंस को अलग करती है। सी, हमारे पास डीएनए होना चाहिए। हमेशा याद रखो डीएनए में 2 धागे होते हैं ऐसे। डीएनए होना चाहिए जिसमें क्या होंगे, 2 स्ट्रैंड होंगे। जो क्या करेगा, स्टोर कर रहा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, स्टोर कर रहा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। मैंने आपसे कहा कि, ध्यान से सुना बेटा, मैंने आपसे कहा कि यार आप क्या करो, ये चीज स्टोर करके रख दो। ठीक है, मैं आपको ध्यान से सुना, मैं जो बोलने वाला हूं। मैंने कहा कि यार आपको क्या है ना, आपको सब्जी बनानी है आलू की, आप आलू स्टोर करके रख दो, रख दिया। जब सब्जी बनाओगे तो आलू काटोगे ना भाई, सारा पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर है, पर वो इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस भी तो करनी चाहिए। एक्सप्रेस करने का मतलब समझ में आता है कि उस इंफॉर्मेशन से मेरे पास कुछ प्रोटीन या कुछ बनना तो चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, सेल के अंदर जो रिएक्शन लाखों सालों में आए हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपने डीएनए में स्टोर कर दी। पर डीएनए में स्टोर है ना, पर डीएनए उस इंफॉर्मेशन का करेगा क्या भाई? उस इंफॉर्मेशन से वो रिएक्शन कराने तो है। अब उन रिएक्शन को कराने के लिए क्या चाहिए सर? एंजाइम चाहिए। एंजाइम किसके बने होते हैं सर? प्रोटीन के बने होते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, पर डीएनए को प्रोटीन बनवानी पड़ेगी। कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है जो प्रोटीन बनवाती है? वो राइबोसोम है। इसका मतलब कोई भी सेल, लिविंग सेल, बिना डीएनए, बिना राइबोसोम के हो ही नहीं सकता। तो हमने यहां पर फोर्थ क्या लिखा? हमने लिखा डी, लिख देते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि डीएनए एक्सप्रेस करता है इंफॉर्मेशन बाय मेकिंग प्रोटीन, बाय मेकिंग, सिंथेसाइजिंग प्रोटीन बनवा के एक्सप्रेस करता है। अब प्रोटीन कैसे बनती है सुनना। प्रोटीन कैसे बनती है कि आपके पास प्रोसेस क्या होता है, सुनो। ये मान लो डीएनए है, तो जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है उसकी एक फोटोकॉपी बनती है आरएनए,
और फिर आरएनए से मेरे पास प्रोटीन बनती है। इस प्रोटीन बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत होती है? राइबोसोम रिक्वायर होते हैं। तो आपको एक दो बातें यहां पर अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जो सेल होगा, हर एक सेल में लिपिड की मेम्ब्रेन होगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे और साइटोप्लाज्म होगा। डीएनए होगा जिसमें दो धागे होंगे जो इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। डीएनए एक्सप्रेस करेगा इंफॉर्मेशन बाय मेकिंग प्रोटीन, मतलब उस इंफॉर्मेशन को दिखाएगा कैसे? प्रोटीन बना के। तो डीएनए से पहले उसकी एक फोटोकॉपी बनती है। मान लो ये बुक है पूरी, इस बुक का आपको बुक पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन यूज करनी है, तो आपने इतने पेज की फोटोकॉपी करा ली। तो डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होती है पूरी बुक है, आपने थोड़े से पार्ट की जो फोटोकॉपी कराई है दैट इज आरएनए। वो क्या? आरएनए। तो आरएनए बन गया और फिर आरएनए जो है बेटा उससे आगे प्रोटीन बनेगी। तो इसका मतलब ये हो गया, सभी प्रकार के सेल में आरएनए होता, राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम होगा। राइबोसोम क्या है? एक ऑर्गेनल। उसके अलावा हमने और क्या लिखा है? हमने लिखा है कि एक तो मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे, ठीक है। हमने लिखा मेटाबॉलिक रिएक्शन, लिपिड, डीएनए लिख दिया। हमने लिखा इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करेगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। ये कुछ क्या है? बेसिक चीजें हैं जो सभी सेल में होती हैं। सभी तरह के सेल में ये चीजें होना जरूरी है। क्लियर है कि नहीं? बताओ, क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं? बताओ, जल्दी बताओ। रिएक्शन कराने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम। एंजाइम किसके बने हैं? प्रोटीन के। तो डीएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। क्या प्रोटीन डायरेक्ट बनाता है? नहीं, वो अपनी इंफॉर्मेशन की फोटोकॉपी बनाता है जिसे आरएनए कहते हैं। आरएनए क्या करता है? आरएनए की मदद से राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? हां सर, ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनना ध्यान से। इसके अलावा हमारे पास, अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उसको देखें आप में से कितने बच्चों को ये बात समझ में आती है। समझना ध्यान से, यहां पे समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले सुनना ध्यान से। इधर देखना बेटा एक बार। ध्यान देना। ध्यान से सुनो। मान लो ये इतना पार्ट है, इसमें से पानी चला जाए और सारी चीजें चली जाए, सोडियम भी चला जाए, पोटेशियम भी चला जाए, ग्लूकोज भी चला जाए, सब कुछ चला जाए, तो इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? परमिएबल। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो मैंने क्या किया है, ध्यान से देखें बेटा। मान लो मैंने एक सेल जैसी चीज बना दी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मेरी बात समझना, मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो इस सेल जैसी चीज पर ये गैप हैं बहुत बड़े बड़े, इसमें से मेरे पास पानी आर पार चला जाए और साथ के साथ सारे सॉल्यूट चले जाए, सारे के सारे सॉल्यूट चले जाए, इस चीज को हम बोलते हैं परमिएबल। क्या बोलते हैं? परमिएबल। सही है सर। अब जरा समझना, मेरे पास पानी चला जाए और कोई सॉल्यूट ना जाए, नो सॉल्यूट जाए। क्या जाए? नो सॉल्यूट। तो इसको कहते हैं सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि पानी आर पार जा रहा है। अब जरा इधर देखो, अगर मेरे पास पानी चला जाए आर पार और उसके साथ साथ मेरे पास मान लो सोडियम चला जाए लेकिन मैग्नीशियम ना जाए, तो इसको कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। मेरी बात समझ में आई है? और ये सोडियम जाने के लिए उस पर चैनल प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं क्या पढ़ा रहा हूं बेटा? मैं आपको यह पढ़ा रहा हूं कि जो सेल था ना, सेल जब पहली बार बना, उसको बाहर से चीजों की जरूरत पड़ी। तो ये जो मेम्ब्रेन थी ना, इसमें बाहर से पानी तो जा सकता था, उसके बाद कुछ चीजों को जाने के लिए गेट बने जिन्हें हम चैनल कहते हैं।
वो हो सकता है सोडियम अंदर जा सकता हो, ग्लूकोज जा सकता हो, लेकिन हो सकता है कोई दूसरी चीज ना जा सकती हो। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज परमिएबल, पानी और सारे सॉल्यूट चले जाए, सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सोडियम, पोटेशियम। सेमी परमिएबल का मतलब पानी जाए और कोई सॉल्यूट ना जाए। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब पानी जाए तो क्या हुआ, क्या हुआ कि जो ये मेम्ब्रेन थी ना, मेम्ब्रेन जो लिपिड की मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है। लिपिड की जो लेयर है वो क्या होती है, सिलेक्टिव परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर, उसमें से मेरे पास क्या जाते हैं बेटा, कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं, ध्यान सुनेंगे, जिनसे हमारे पास सोडियम चला जाएगा, मान लो पोटेशियम ना जाए, इस तरीके से। क्लियर है? बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ। तो हमने 4.5 पॉइंट समझ लिए। पहला, सेल क्या होता है, एक चैम्बर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, उसमें क्या चलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तीसरा, केमिकल रिएक्शन कौन कराता है, एंजाइम कराता है। चौथा, एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। और इंफॉर्मेशन कहां स्टोर होती है, डीएनए पर। डीएनए इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कैसे करता है, राइबोसोम, ध्यान सुनेंगे, राइबोसोम, राइबोसोम की मदद से प्रोटीन बनवा के। उसके बाद जो ये मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है, सिलेक्टिव परमिएबल, क्योंकि इसमें से पानी जा सकता है, साथ के साथ कुछ सॉल्यूट जा सकते हैं, कुछ जिसके चैनल होंगे, गेट होंगे। भाई मान लो एक बहुत बड़ी दीवार है, उसमें गेट में लिखा हुआ है तुम्हारा नाम, तुम जा सकते हो, तुम्हारा दोस्त नहीं जा सकता। तो एक तरीके से उस दीवार के आर पर क्या कर रहे हैं हम, सिलेक्ट कर रहे हैं ना, किसी एक को जाने दे रहे हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होती है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है। ठीक है, कुछ कुछ जगह सेमी परमिएबल लिखा रहता है, वो पानी के रिस्पेक्ट में है। क्लियर है? बोलो। सिलेक्ट कैसे करेगा, जिसका गेट लगा हुआ है। मान लो उस मेम्ब्रेन पर सोडियम का गेट है तो सोडियम जाएगा, पोटेशियम का गेट है, पोटेशियम जाएगा, ग्लूकोज का गेट ही नहीं है तो ग्लूकोज नहीं जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं सेल जिंदा कैसे रहेगा, बाहर से खाना खाना है ना उसको, तो बाहर से जो चीजें लेनी है वो कैसे ले सकता है, चैनल से ले सकता है। बताओ सर, रिएक्शन कौन से होंगे, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी बनाने के रिएक्शन, जैसे ग्लाइकोलिसिस, उसके रिएक्शन सेल के अंदर हो सकते हैं। बेटा अभी ये भी समझ नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं सच बता रहा हूं, बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं, और यही कॉन्सेप्ट बनाएगा। अगर मेहनत कर, मैं बोल रहा हूं, पहली क्लास में ऐसे लिखेगा, नहीं समझ में आया तो दिक्कत है भाई। मेहनत से समझ चीजें, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, और बेसिक से ही पढ़ाएंगे और बिल्कुल टॉप लेवल तक जाएंगे अपन लोग, और सारी चीजें याद आएंगी तुझे एग्जाम में। हाँ, साइड हो गया मैं। तो मेम्ब्रेन तीन तरह की होती है तुम्हारे पास। मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है। सिलेक्टिव मतलब देखो, परमिएबल क्या होगा, पानी चला जाए सारा सोल्यूट, पानी के साथ कुछ सोल्यूट जाए। सिलेक्टिव में क्या होगा, पानी चला जाए और सम सोल्यूट जाए, कुछ चीजें चली जाए, उसको क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव। और सेमी क्या होगा, सिर्फ पानी जाए कोई सोल्यूट ना जाए, और पानी और ये दोनों चला जाए, परमिएबल। ऐसी मेरे पास सेल वॉल होती है। जब आप प्लांट पढ़ाऊंगा तो सेल वॉल बताऊंगा। नोट कर लो बेटा, नोट करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट करो बेटा, फास्ट करो, नोट कर लो, नोट करो, आगे चलेंगे, नोट करो। सेल के बारे में कुछ कुछ बातें बता दी मैंने, सेल का आइडिया लग गया। फिर नेचर ने क्या किया बेटा, नेचर ने देखा कि यार एक हमने सेल बना दिया है, तो सेल को थोड़ा इवॉल्व करें। नेचर ऐसे ही तो काम करती है। मान लो मैं कहता हूं, तुम भाई आसपास देखते हो, है ना, पहले स्विफ्ट आती थी, स्विफ्ट नाम की गाड़ी आती थी, उसका बेसिक मॉडल आता था, फिर हमने उसको क्या किया, इवॉल्व किया, उसमें बदलाव लाए होंगे। ऐसे ही नेचर ने पहला सेल बनाया, जो पहला सेल बनाया उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। उसमें जब कुछ बदलाव किए तो उससे यूकैरियोटिक सेल बना। तो इसका मतलब सेल की दो टाइप होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। कुछ बेसिक डिफरेंस उसमें देख सकते हैं, पर सिमिलैरिटी आपको पता होनी चाहिए, सारी सिमिलैरिटी होंगी उसमें। ऐसा नहीं है कि इनमें से कुछ भी नहीं होगा, ये सारी चीजें होंगी। इसके अलावा कुछ डिफरेंस और होते हैं। ठीक है, नोट करो बेटा, जल्दी से, जल्दी नोट कर लो।
हो गया बेटा? ठीक है, डन हो गया। चलिए आगे चलेंगे, नोट कर लो एक बार। चलो, अब इसका मतलब क्या है कि बेटा अगर मैं बात करूं आपसे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल नाम से दो सेल होते हैं, मैं आपसे कहूं कि इनमें ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कि दो तरह के सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा, बताना जरा, क्या सेल मेम्ब्रेन दोनों में होनी चाहिए? क्योंकि सेल है दोनों। हां सर, दोनों में होनी चाहिए। क्या डीएनए दोनों में होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल? हां सर, दोनों में होना चाहिए। क्या मेरे पास डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होना चाहिए, दो धागे वाला होना चाहिए? हां, दोनों में होना चाहिए। डीएनए जो है वो स्टोर करेगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसीलिए होता ही है। तो क्या दोनों में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा? हां सर करेगा, बिल्कुल करेगा, होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या इनमें राइबोसोम होना चाहिए? प्रोटीन बनानी है भाई, हाँ राइबोसोम भी दोनों में होने चाहिए। ये बात तो ठीक लग रही है। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है बेटा, समझ ध्यान से। मान ले मैंने ये सेल बना दिया, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये इसका ध्यान दे बेटा। मान ले मेरे पास ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ध्यान दियो बच्चे, ये प्रोकैरियोटिक सेल है मेरे पास। ये इसमें क्या है, ये मान ले मेम्ब्रेन है, ये क्या है मेरे पास, मेम्ब्रेन है। इसका ये डीएनए है। क्या इस डीएनए पर जीन होगी? एक होगी या बहुत सारी होगी? होगी, बहुत सारी होगी। ये इसका डीएनए है। इसका डीएनए न्यूक्लियोइड कहलाता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड कहलाता है। अब जरा ये आ जाओ, ये वाला सेल एक यूकैरियोटिक सेल है, ध्यान से सुनना। इस यूकैरियोटिक सेल जो मैंने यहां पर बनाया है, यूकैरियोटिक सेल, इसका डीएनए अलग से एक चैम्बर में है, ये रहा। तो इसका जो डीएनए है, इसके बाहर कोई चैम्बर नहीं है, इसको हमने क्या बोल दिया, नेकेड बोल दिया। यहां पर क्या राइबोसोम होगा? हां सर, राइबोसोम होगा, क्योंकि वो प्रोटीन बनाएगा। यहां पर भी क्या होंगे, राइबोसोम होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल था जो पहले आए थे, उनमें ये सारी चीजें थी, ये सारी चीजें थी, लेकिन उसका डीएनए ये साइटोप्लाज्म में ही रहता था। किसमें रहता था? साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जैसे ये मेम्ब्रेन है ना, ऐसे ही मेम्ब्रेन के बने हुए ये चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। चैम्बर मतलब क्या हुआ, इस बड़े चैम्बर में, देख इधर से बेटा, यूकैरियोटिक का मतलब है इस बड़े चैम्बर में ये छोटे छोटे चैम्बर भी प्रेजेंट हैं। इन छोटे चैम्बर को हम नाम देते हैं ऑर्गेनल। और ऑर्गेनल, ध्यान से सुने, ध्यान से सुनो, ऑर्गेनल शब्द का क्या मतलब होता है? प्रोकैरियोटिक सेल वो था जिसका डीएनए नेकेड है, नेकेड मतलब उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, और उसमें सारे के सारे रिएक्शंस कहां हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा कि अलग से मेम्ब्रेन के बने हुए चैम्बर हैं, इसके अंदर भी कुछ रिएक्शन चल रहे हैं, इसे हमने क्या नाम दे दिया? ऑर्गेनल। राइबोसोम भी ऑर्गेनल होता है। ऑर्गेनल मतलब जो सेल से छोटा है और सेल के कुछ काम कर रहा है। राइबोसोम भी क्या होता है? ऑर्गेनल होता है, पर उसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो आपको कुछ बातें यहां पर सीखनी पड़ेंगी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, सुनो ध्यान से, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या सेल मेम्ब्रेन होती है? यस। डीएनए होता है? यस। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है? यस। वो स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन दोनों में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी वो स्टोर करता है। क्या उसमें राइबोसोम होता है? दोनों में होता है। फर्क क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल थोड़ा बड़ा होता है, दूसरा उसके अंदर इसी मेम्ब्रेन लिपिड के बने हुए चैम्बर होते हैं। इन चैम्बर के अंदर अलग अलग क्या चलते हैं बेटा? अलग रिएक्शन चलते हैं, इसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। इसका जो डीएनए होता है इस कवर में होता है। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए मेरे पास क्या है? कवर्ड है। कैसा है? कवर्ड है, अलग चैम्बर है। क्या इतनी चीज समझ में आ रही है बेटा? इतनी चीज समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, बोलो जल्दी से।
अरे इतनी चीज समझ बेटा, सेल वॉल तो एक एडिशनल फीचर है कि बाहर के एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए हमने क्या किया, मेरी बात समझ ध्यान से। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आए थे, उनमें ये सारी चीजें थी। यूकैरियोटिक सेल को हमेशा ऐसे याद रखना कि यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें एक अलग से चैम्बर बनता है। चैम्बर का मतलब अलग से रिएक्शन, जैसे सेल के अंदर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सुनना ध्यान से बेटा, सुनना ध्यान से। मान लो अभी आप हॉस्टल में रहते हो। हॉस्टल में क्या है, एक ही रूम में आप मतलब सो भी रहे हो, बेड भी वहीं लगा हुआ है, वहीं पढ़ने का रूम है, वहीं आपने एक कैटल रख के चाय वाय बना लेते हो, ब्रेड गर्म कर लेते हो, तो एक तरीके से वो किचन भी है। वो एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का। लेकिन जब आप पढ़ लिख के बढ़िया डॉक्टर बन जाओगे, खूब पैसे कमाओगे, सर को मत भेजना उसमें से कुछ भी, ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉपर एक हाउस ले लोगे, 3 BHK 4 BHK, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आप हर चीज की एक अलग लोकेशन होगी, है कि नहीं। पढ़ने की अलग लोकेशन है, ठीक है, पढ़ने की क्या एक अलग लोकेशन है, ठीक है, किचन अलग हो गया। तो यूकैरियोटिक सेल यही होता है। आपने क्या किया, अलग अलग चैम्बर बना लिए। ये चीज समझ में आ रही है, अलग अलग चैम्बर बना लिए, उन चैम्बर को हम नाम देते हैं ऑर्गेनल। अब मन में सवाल उठता है, क्या प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल नहीं होती हैं? तो राइबोसोम, पर राइबोसोम के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या आप जब सिंगल रूम में रहोगे तो क्या खाना नहीं बनाओगे, बनाओगे। क्या वहां पढ़ोगे, नहीं, नहीं सोओगे भी वहीं, ठीक है। तो वो सारा काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप घर ले लोगे बड़ा, तो हर एक चीज के लिए एक अलग रूम हो जाएगा। ऐसे यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग चैम्बर बने रहते हैं अलग अलग रिएक्शन के लिए। इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का अच्छा बंटवारा हो गया। ये इवॉल्व चीज है, ये होना भी चाहिए, लेकिन मजबूरी में तो फिर ऐसा ही करोगे ना। समझ में आ रहा है बेटा, बोलो। अच्छा, जिन बच्चों को ऐप यूज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं टेलीग्राम पे आज उनके लिए ट्यूटोरियल डलवा रहा हूं। ट्यूटोरियल मतलब कि किस तरीके से हम ऐप यूज करेंगे, ट्यूटोरियल वीडियो डलवा रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे क्या प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल होती है, आप कहोगे यस होती है, राइबोसोम। पर क्या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है? ऐसी ऑर्गेनल जो चैम्बर है ऐसी होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि वहां वो काम हुआ ही नहीं था। क्लियर है? हाँ, नोट कर लो एक बार, जल्दी नोट करो। हो गया, जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी 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 फास्ट। एक लिख रहा है सर iOS पे ऐप लाओ, तुम मानोगे नहीं हैं? आ जाओ, देखें, एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपके लिए आज से। LCQ मतलब है लेक्चर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। डोपा की सफलता, अपार सफलता के बाद स्टार्ट कर रहे हैं LCQ, लेक्चर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। बाद में इनको भी इकट्ठा करके दे देंगे आपको विद इन अ लेक्चर जो हम कराएंगे। डोपा लास्ट में आपको घर के लिए मिलेगा। हाँ, डोपा की अपार सफलता के बाद ला रहे हैं LCQ, इसके लिए अलग से पैसा लेंगे, ठीक है। लेक्चर नोट्स कहां मिलेंगे? ऐप पर। और लेक्चर नोट्स को हम टेलीग्राम पे भी डलवा देंगे, हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है संकल्प भारत का, वहां भी डलवा देंगे आज। सही है। एक बच्चा पूछ रहा है मुस्कुरा रहे हो सर। डोपा इज डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट, जो लेक्चर के बाद 10 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं मैं इसी स्लाइड पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला LCQ है हमारे पास, DNA इज ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड इन लिविंग सेल। हाँ भाई, ये बता जल्दी से, DNA हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है लिविंग सेल में? कोई सिंगल स्टैंड DNA भी होता है? हाँ या ना, हाँ या ना? सिंगल स्टैंड DNA होता है? हाँ होता है। किस में होता है? वायरस में। वायरस क्या लिविंग है? नहीं। तो ये तो ठीक है।
ऑल लिविंग सेल हैव साइटोप्लाज्म। हमेशा याद रखो बेटा, लिविंग सेल में साइटोप्लाज्म होना इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन पानी में होते हैं। ये दोनों ठीक हैं, तो आंसर में क्या आ जाएगा, जे सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी। पहले का सी आ गया, ठीक है, पहले का सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग ड्यू टू एंजाइम। हाँ भाई, मेटाबॉलिक रिएक्शन एंजाइम की वजह से होते हैं, सही है कि नहीं? मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग ड्यू टू एंजाइम, सही है, हाँ सही है, सही है, सही है, बिना उसके हो ही नहीं सकते। मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल। मेरी बात सुनो, यूकैरियोटिक सेल में यहां भी होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन और अंदर भी होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल, क्या ये भी सही है? हाँ सर सही है, तो इसमें भी सी आ गया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ठीक है? अरे दोनों क्वेश्चन ठीक है, इन्हें नोट्स में लिखना है, लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। कितना टाइम लगेगा यार? 1 मिनट लगेगा। नहीं लिखो तो बाद में मैं कंबाइन करके प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, डन चल रहा है, आ जाओ। एक क्वेश्चन मैं चाह रहा था कि और दे दूं तुम्हें, देखें कितने बच्चे करते हैं इसे। इसमें तुम्हें बताना है कि सिमिलैरिटी क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, इनमें से काउंट करने हैं। पीडीएफ कहां मिलेगी बेटा? पीडीएफ आपको ऐप में मिलेगी, उसकी एक ट्यूटोरियल वीडियो भी देंगे आप। लैपी में नहीं चलेगा, लैपी नहीं लैपटॉप होता है नालायक, लैपी। हाँ, अंग्रेजी मार रहा है मुंह से। लैपी नहीं होता, लैपटॉप होता है, लैपटॉप में चलेगा वेब वर्जन। इधर आ भाई, सबसे पहले देख, ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म, क्या प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दोनों में होता है? ग्लाइकोलिसिस क्या है? केमिकल रिएक्शन है जो एनर्जी बनाने के लिए। दोनों में क्या होते हैं? हाँ होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दोनों में होता है? हाँ सर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी तरह के सेल में होती है? हाँ सर। प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में दोनों में? हाँ। क्या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अलग चैम्बर होता है? यूकैरियोट में नहीं, वो भी साइटोप्लाज्म में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन की ऑर्गेनेल है, दोनों में नहीं होती। नेकेड डीएनए सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है, इसलिए भी नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म, बता भाई, राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म दोनों में होगा। सेल दोनों में डिवाइड करता है, हां, पर माइटोसिस दोनों में नहीं होती। मेरी बात समझो ध्यान से, सेल दोनों में डिवाइड करता है, हां। जैसे मैं कहूंगा खाना खाते हो, हां, चावल खाते हो, तो खाने की टाइप हुई ना। तो सेल डिवीजन में हो सकता है एक टाइप होती है माइटोसिस, तो क्या माइटोसिस दोनों में होती है? नहीं। डीएनए डबल करना पड़ता है, दोनों को करना पड़ता है। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा आंसर, मुझे तो ऐसा लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। डी आ रहा है भाई, किसका किसका डी आ रहा है? डी आर ओ है, हाँ 7 आएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दोनों का राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होता है, दोनों में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, दोनों का सेल डिवाइड करता है। पर माइटोसिस यूकैरियोटिक सेल के लिए है, नेकेड डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में है। मेटाबॉलिज्म दोनों में होता है। कितनों का सही था ये? कितनों का सही था? आ रहा है समझ? चले आगे, चले, चलिए LCQ3, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चलो आगे का अगला कॉन्सेप्ट ले लो। अगला कॉन्सेप्ट नंबर 2, डीएनए क्रोमैटिन क्रोमोसोम। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आज का, सही है भाई। सबसे पहले प्लास्टिक सुना है? हाँ सर, प्लास्टिक से पेन बनता है, कंघा बनता है ना, बाल्टी बनती है, मग्गा बनता है, काफी सारी चीजें बनती है। ऐसे ही क्या होता है, हमारे पास एक केमिकल होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। इधर ध्यान दे भाई, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का एग्जाम्पल होता है मेरे पास 2, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। ठीक है, सही है। डीएनए जो होगा में हमारे पास लिविंग सेल में, ध्यान सुनेंगे, इन ऑल लिविंग सेल डीएनए जो होता है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अगर आपसे कोई कहता है जेनेटिक मटेरियल, इस शब्द का क्या मीनिंग समझते हो? इसका मतलब उसमें जीन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? जीन प्रेजेंट होती है। और क्या मतलब होता है? वो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन।
स्टोर करता है कौन क्या चीज, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, उसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, और क्या होगा, हम लिख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग सेल, सभी प्रकार के लिविंग सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है, डीएनए होता है। इस बात में कोई डाउट है किसी को? तो हमने आपको यह बोला है कि न्यूक्लिक एसिड एक केमिकल नाम है, ये दो तरह के होते हैं, डीएनए आरएनए। ठीक है, सभी प्रकार के लिविंग सेल में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो भी कौन से वाला, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसको शॉर्ट में हम डीएस, छोटा डी छोटा एस और डीएस डीएनए भी लिखते हैं। ठीक है, नोट ये है कि मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान सुनेंगे बेटा, हमारे पास ध्यान सुनेंगे, हमारे पास ये डीएनए है, ध्यान से देखो सारे, ये डीएनए है। ठीक है, डीएनए पर ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं इनको जीन कह रहे हैं। इसका मतलब एक डीएनए पे कई सारी जीन हो सकती हैं। अब मैंने क्या किया, इतने वाले हिस्से से ये आरएनए बना लिया, इतने की फोटोकॉपी करके क्या बनाया, ये आरएनए बनाया। तो डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या करी है, वो इंफॉर्मेशन कॉपी करी है। वो क्या करी है, इंफॉर्मेशन कॉपी करी है। कॉपी क्यों करी है, क्योंकि आरएनए से हमें क्या बनाना है, आरएनए से मुझे राइबोसोम की मदद से, राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन बनानी है। राइबोसोम हेल्प करेगा टू मेक प्रोटीन। क्या बनाएगा भैया, प्रोटीन बनाएगा। तो अगर आपसे, अच्छा ये आरएनए कैसा होता है, ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, इंफॉर्मेशन होती है डीएनए की, ये मैसेज होता है, इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा, सभी तरह के लिविंग सेल में डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है जो सिंगल स्ट्रैंड होता है, जो क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है। तो हमने इंफॉर्मेशन की कॉपी कर ली, क्या बना लिया, आरएनए। आरएनए में मैसेज है डीएनए से, इसलिए इसको कहेंगे एमआरएनए। मेरी बात समझ में आ रही है, एमआरएनए। तो एमआर, यहां आरएनए क्या काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन कॉपी कर रहा है। उस आरएनए से हम क्या बनाएंगे, प्रोटीन बना देंगे। क्या बना दी मैंने, प्रोटीन, किसकी मदद से, राइबोसोम की हेल्प से। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताना आपको यह बात समझ में आई कि नहीं, मुझे बताना ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1, आरएनए कैन बी जेनेटिक मटेरियल इन लिविंग सेल, यस और नो, बताओ। अरे बोलो, अगर न्यूट्रॉन 1.0 ने बना लिए तो फिर क्यों बनाएगा भाई, खाली नोट बनाएगा, 100 का नोट है, 500 का नोट है, गधे। गलत, सही है, गलत। गलत क्यों है, क्योंकि आरएनए सिर्फ इंफॉर्मेशन कॉपी करता है प्रोटीन बनाने के लिए। वो कॉपी भले ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन करता है, पर वो किस लिए करता है, ताकि क्या बना सके, प्रोटीन। वो समझ में आ रहा है बात भाई, वो इंफॉर्मेशन कॉपी करता है, पर वो जीन थोड़ी होती है आरएनए में, आरएनए में जीन नहीं है, आरएनए तो सिर्फ इंफॉर्मेशन कॉपी करता है। ठीक है, बढ़िया, बताओ भैया। हाँ सर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं ऑल लिविंग सेल शुड हैव आरएनए, सारे लिविंग सेल में आरएनए होना चाहिए, यस सर, यस सर। क्यों होना चाहिए, क्योंकि डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए में ही कॉपी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है भाई, सारे लिविंग सेल में आरएनए होना चाहिए, पर जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में नहीं होगा। सही है, अब समझना ध्यान से, ये चीज समझ में आ रही है, ये बोलो, ये चीज समझ में आ रही है। अच्छा, इफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन is copy in form of DNA, then cell must be dividing. Then cell will undergo division. अच्छा सर, ये वाली बात मजा नहीं आया, आएगा, मजा आएगा। इधर सुन ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं तेरे से कि अगर ये तेरे पास सेल है, इस सेल में तेरे पास जे डीएनए है, अगर मैंने इस डीएनए की कॉपी बनाई
तो मैं किस लिए बनाऊंगा भाई? जब ऑलरेडी एक बुक है मेरे पास, उसकी फोटोकॉपी क्यों बनाऊंगा? उसकी एक और कॉपी क्यों बनाऊंगा? अगर मैंने डीएनए की कॉपी बनाई है, ये तभी करूंगा जब सेल डिवाइड कर रहा है। लेकिन अगर मैं डीएनए से आरएनए बना रहा हूं, तो ये नॉर्मल बिना डिवीजन के भी कर सकता हूं। तो हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, अगर मैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी करके डीएनए बना रहा हूं, तो इसका मतलब है सेल डिवाइड करने वाला होगा। और अगर मैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करके आरएनए बना रहा हूं, तो ये नॉर्मल केस है, प्रोटीन बनाने के लिए कर रहा हूंगा। सही है? अरे हां ना तो बोलो। क्लियर है? हां सर, बढ़िया है। समझ में आ गया? पीपी टाइप के बच्चों, जल्दी बोलो। हां सर, बढ़िया है। आगे आ जाओ। अब सुनो ध्यान से, अब अगली बात सुन लो ध्यान से। लिख लिया? पहले बताओ, नोट कर लिया? एक बच्चा पूछ रहा है सर ये पीपी क्या होता है? बेटा पुराने पापी है ना, पुराने पापी। सर हम कैसे हैं? आप पिछले साल नीट दिया था। अच्छा, अगर हम नहीं पढ़ेंगे ठीक से, मेहनत से नहीं पढ़ेंगे इस बैच में, तो जीपी हो जाएंगे, घोर पापी। ठीक है? हाँ। और इस बैच में अभी और भी बच्चे आएंगे तो ओपी आएंगे। ओपी मतलब और पापी। सही है, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है। हाँ, मुझे ओपी मत लिखो बेटा और जिनको ओपी लिखते हो लिखते रहो। ओपी का मतलब और पापी, पीपी का मतलब पुराने पापी, जीपी का मतलब घोर पापी। एक कह रहा सर डीपी, दो पापी, तुम और तुम्हारा दोस्त। चलो आ जाओ। सर साफ लिखे बेटा, देख मेरी बात सुन, हमारी राइटिंग इससे साफ नहीं हो सकती। ये मैं पूरी कोशिश करके सबसे साफ लिख रहा हूं, और तुझे इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं घर जाके बेटा नो वो नहीं लिखूंगा कि राइटिंग लिख के अपनी राइटिंग साफ करूंगा। मैं घर जाके तेरे लिए नए क्वेश्चन बनाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं काम कर सकता। इधर लिख, ध्यान से लिख बेटा। कोई फिंगर टिप वगैरह नहीं करनी बच्चे, जो तुम्हें करा रहे हो करो। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन की कॉपी करके दो डीएनए बनाओगे, ये तभी करते हैं जब सेल डिवाइड हो रहा हो, नहीं तो नहीं करते। नहीं तो इंफॉर्मेशन की कॉपी करके जब आरएनए बनाते हैं तो वो प्रोटीन बनाने के लिए करते हैं, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है? सही है। आगे चलो, आगे चलो जल्दी से, यहां आ जाओ। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं आपको डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम समझाऊंगा, पर मैं क्या आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन। मैं तुझे ये कह रहा हूं कि जब मैं प्रोकैरियोटिक सेल देखता हूं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? सबसे पहले डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। उसके अलावा वो सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कुलर होता है। ठीक है, वो कुछ पैकेजिंग शो करता है, शो सम पैकेजिंग। पैकेजिंग वर्ड का मतलब भी बताऊंगा, बट नॉट प्रॉपर क्रोमोसोम फॉर्म, नॉट प्रॉपरली फॉर्म क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम फॉर्म नहीं करता, और वो डीएनए नेकेड होता है। और कैसा होता है? सिंगल होता है। इधर ध्यान देंगे भाई, अगर कोई डीएनए ऐसा दिख रहा है जिसका ये एंड और ये एंड अलग अलग पता चल रहा है, इसे लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यदि डीएनए के दोनों सिरे एंड आपस में जुड़ते हैं, इस डीएनए को कहते हैं सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ऐसा डीएनए बैक्टीरिया में होता है, ऐसा यूकैरियोट में होता है। तो जब प्रोकैरियोटिक सेल आप देखते हो तो उसमें ध्यान से सुनेंगे, मान लो प्रोकैरियोटिक सेल का ये साइज है, डीएनए का साइज ये है,
जब आप इतने बड़े डीएनए को कम जगह में रखोगे तो आपको उसे फोल्ड करके रखना पड़ेगा, ऐसे फोल्ड करके रखना पड़ेगा। जब फोल्ड करके रखते हैं तो उसे कहते हैं पैकेजिंग करना। सही है, क्लियरली मेरी बात समझ में आ रही है? पैकेजिंग करना। डीएनए कैसा है? प्रोकैरियोट का डबल स्ट्रैंडेड है। सर्कुलर का मतलब ये एंड इससे जुड़ा हुआ है। इसमें क्या पैकेजिंग होती? हां, सेल से बड़ा होता है डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल का, अगर उसे कम जगह में रखेंगे तो पैकेजिंग होती है। पर क्या प्रॉपरली क्रोमोसोम बनते हैं? नहीं बनते। ये डीएनए नेकेड है और एक ही डीएनए होता है। कितना होता है? एक ही डीएनए होता है। ये हम बात कर रहे हैं किसके? प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए की। तो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए नेकेड है। कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, अब हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल के डीएनए पे। हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल का डीएनए। इसकी बात कर लेते हैं भाई, आ जाओ। जब आप यूकैरियोटिक सेल के डीएनए की बात करते हो ना, समझना ध्यान से, जब आप यूकैरियोटिक सेल के डीएनए की बात करते हो तो जरा समझो ध्यान से, सुनना। हमारे पास क्या होता है, इधर समझना बेटा, हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल का डीएनए लीनियर होता है। लीनियर समझ में आ रहा है? ऐसा। फिर कैसा होगा? डबल स्ट्रैंड होता है, जैसा ये है, ये है, ये है। और कैसा होगा? शो प्रॉपर पैकेजिंग। पैकेजिंग का क्या मतलब होता है बताता हूं। तुम में से कितने कितने बच्चों ने पतंग उड़ाई है कभी? अरे कितने कितने बेटा, रिपीट कर तो रहा हूं, सुन ध्यान से। डबल स्टैंड समझ में आता है? दो धागे, अगर ये एंड इससे जुड़ा हो तो सर्कुलर। क्लियर है? क्रोमोसोम प्रॉपरली बैक्टीरिया में बनते ही नहीं है। हाँ भाई, किसने किसने पतंग उड़ाई है कभी? हाथ से उड़ाइए। पतंग उड़ाते वक्त जो धागा होता है उसको क्या करते हो? सर वो उतार के ना दोबारा से लपेट लेते हैं। क्यों लपेट लेते हो? दोबारा यूज करना है। ठीक है, क्या उतना बड़ा धागा अगर तुम्हें कम जगह में रखना है तो क्या करोगे? उसको पैक करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी चीज समझ में आ रही है? बोलो जल्दी से। हाँ सर। ऐसे ही क्या होता है, डीएनए एक थ्रेड है, बहुत बड़ा थ्रेड है। आपको क्या करना है? उस थ्रेड को कम जगह में रखना है तो पैकेज करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है, पतंग उड़ाते वक्त वो धागा इकट्ठा कर दे तो उलझ जाता है। अगर मैं उसको प्रॉपरली उस पर लपेटू नहीं, वो लकड़ी का होता है ना चक्री, तो मैं दोबारा यूज नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए क्या करते हैं बेटा, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए को प्रॉपर तरीके से पैक करना पड़ता है। करते प्रोकैरियोट में भी है, पर डीएनए को प्रॉपरली पैक करना पड़ता है कम स्पेस में। उसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्लियर है? उसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। और उस प्रॉपरली पैक करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी वो बता रहा हूं। यहां समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो जल्दी से, ध्यान से सुनेंगे। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं। हमारे पास इस तरीके से डीएनए होता है ये, ठीक है। हम क्या करते हैं, उस डीएनए को थोड़ा कंडेंस करते हैं कम जगह पे, ऐसे ऐसे। कंडेंस करने का मतलब कम जगह में रख रहे हैं। तो ये चीज मेरे पास कहलाती है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको कंडेंस कर रहा हूं। डीएनए को मैं क्या कर रहा हूं, कंडेंस। समझ में आता है? कंडेंस मतलब कम जगह में रखने की कोशिश कर रहा हूं। डीएनए को मैंने कंडेंस कर दिया, कंडेंस कर दिया। उसके साथ मैंने कुछ प्रोटीन की मदद ली। जैसे मैंने बोला ना, इसको किसी चीज पे लपेटना पड़ेगा। इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन्स। तो हिस्टोन्स की मदद से इसको पैक किया। अब इसको और ज्यादा कंडेंस कर दिया, ये और ज्यादा कंडेंस कर दिया। हिस्टोन्स यहां भी हां होंगी, पर यहां कुछ और प्रोटीन भी आ जाएंगी, कुछ और भी प्रोटीन आ जाएंगी। हां भाई, ये रही हिस्टोन्स, मान लो कुछ और प्रोटीन्स भी मदद कर रही है, ये रही। ठीक है। और फाइनली मैंने इससे फिर क्या बना दिया, ये बना दिया। तो ये जो चीज है, सुनना ध्यान से, जब डीएनए को कंडेंस करते हैं, इस चीज को कहते हैं क्रोमैटिन, और इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, डीएनए। ये मेरे पास डीएनए। तो डीएनए को कंडेंस करते हैं सेल के अंदर रखने के लिए, उसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन को पैक करने के लिए हिस्टोन चाहिए, उसके अलावा कुछ और प्रोटीन चाहिए, उसे कहते हैं नॉन हिस्टोन
प्रोटीन्स या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। मेरी बात सुनना ध्यान से। तुम्हारे पास मान लो 10 किलो आम है और 1 किलो बाकी सेब है, अंगूर है, सब कुछ मिला के, तो तुम कैसे बोलोगे? तुम कहोगे 10 किलो आम और 1 किलो अदर फ्रूट्स। ऐसे ही क्या होता है, प्रोटीन्स जो होती है ना, प्रोटीन्स में मेन प्रोटीन हिस्टोन्स है। उसके अलावा जो प्रोटीन होती है उनको एक सिंगल कैटेगरी में डाल देते हैं, बोल देते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। वो भी हेल्प करती है पैकेजिंग में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर तुमसे कोई कहे कि डीएनए किसका बना हुआ है, तुम कहोगे न्यूक्लिक एसिड। अगर तुमसे कहे व्हाट इज क्रोमैटिन, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। सही है कि नहीं बताओ? हाँ सर सही है। तो क्रोमैटिन में क्या सिर्फ डीएनए है? नहीं, क्रोमैटिन में क्या है? प्रोटीन भी है। प्रोटीन कौन सी है? हिस्टोन्स है। और दूसरी प्रोटीन कौन सी है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, एनएससी कहते हैं इसको। और फिर फाइनली क्या बनता है? क्रोमोसोम। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। तो हम आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको यह समझना पड़ेगा कि डीएनए को कम जगह में रखने के लिए क्रोमैटिन बनाते हैं। क्रोमैटिन में डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, और उसके आसपास आरएनए बनना होता है, तो आरएनए भी होता है। ऐसे क्रोमोसोम पर भी डीएनए, प्रोटीन, आरएनए तीनों होता है। आरएनए कहां से आया? आरएनए ऐसे आया कि कोई कोई डीएनए अपना आरएनए बना रहा होगा, इसलिए आरएनए आया। अरे आ रही है समझ? नहीं आ रही? देख मैं समझाता हूं तुझे, इधर ध्यान दे। ये तेरा बैक्टीरिया सेल है। हाँ सर बढ़िया। ये इसका डीएनए है, और तुझे पता है इसका डीएनए कैसा है? सर्कुलर है। हाँ सर। इस डीएनए को अगर मुझे कम जगह में रखना है कंडेंस करके, उसको हमने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियोइड। दिस इज न्यूक्लियोइड। ये कौन सा सेल है भाई? ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ये कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। सही है सर, सही है। अब आ जा, ये तेरे पास यूकैरियोटिक सेल है। सही है। ये तेरे पास न्यूक्लियस है। बढ़िया। ये न्यूक्लियस है। ये कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। अब तेरे पास इतना बड़ा डीएनए है जो लीनियर है। देख रहा है कितना बड़ा डीएनए? इतने बड़े डीएनए को अगर तुझे इसके अंदर रखना है तो क्या करना पड़ेगा? सर पैक कर देते हैं। तो जब मैंने इसको पैक करा, कंडेंस करके ऐसे रखा इतने बड़े डीएनए को, तो इसको मैंने क्रोमैटिन बोला। इसमें कुछ प्रोटीन्स भी मदद कर रही हैं, हिस्टोन्स। उसके अलावा कुछ और प्रोटीन्स हो सकती हैं, ठीक है, आगे जाके काम आएंगी वो, पर ज्यादा नहीं है अभी। पर ये हिस्टोन्स है। ये वाली प्रोटीन्स कौन सी है? हिस्टोन्स है। ठीक है। तो ये वाला, ये तो डीएनए है, ये डीएनए है। अगर इसको मैं कंडेंस करके रखूंगा तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं? इसको क्रोमैटिन बोल रहा हूं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेल के अंदर डीएनए की फॉर्म में दिखेगा क्रोमैटिन की फॉर्म में, भाई ये डीएनए ऐसा थोड़ी सेल के बाहर घूमने आया हुआ है, ये तो हमेशा सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो हमेशा किस फॉर्म में होगा? क्रोमैटिन की फॉर्म में होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो जल्दी से। और डीएनए कैसा? लीनियर है। ठीक है। और ये क्रोमैटिन की फॉर्म में आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब सेल डिवाइड होगा, ध्यान सुनेंगे, जब सेल डिवाइड होता है, यही सेल, ध्यान से समझ बेटा, यही सेल जब डिवाइड होगा, जब यही सेल डिवाइड होगा, व्हेन डिवाइड, जब इसको डिवाइड करने का मन होगा, व्हेन सेल डिवाइड, तो क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम बना दो। तो यही डीएनए जो है मेरे पास, उस वक्त ये न्यूक्लियस टूटने लगता है, यही डीएनए क्या बना देगा? क्रोमोसोम बना देगा। और कंडेंस कर दो। पर इस सिंगल डीएनए से कई क्रोमोसोम बन जाएंगे, ऐसे ऐसे। इस डीएनए से ये क्या बन गए? क्रोमोसोम बन गए। तो क्रोमोसोम किसकी कंडेंस फॉर्म है? यहां क्रोमोसोम दिख गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसी सेल में या तो क्रोमैटिन दिखेगा या क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कब दिखेगा? व्हेन सेल डिवाइड। और क्रोमोसोम किसकी कंडेंस फॉर्म है? क्रोमैटिन की कंडेंस फॉर्म क्रोमोसोम है। इतनी बात समझ में आ रही है? अरे बोल बेटा, बोल बोल बोल, सुन ध्यान से। तो इसका मतलब यह हुआ कि नॉर्मल सेल, नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल, आपका स्किन सेल हो या कोई भी सेल, सेल ऑलवेज हैव क्रोमैटिन, ऑलवेज हैव क्रोमैटिन।
ठीक है भाई, सही है, हां सर बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम कब बनाएगा? क्रोमोसोम इज कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। हां सर बिल्कुल ठीक है। और कब दिखेगा? अपीयर व्हेन सेल डिवाइड, जब सेल डिवाइड करेगा तभी दिखेगा। बिल्कुल सही बात है। अब मैं तेरे को एक डायग्राम और दिखाता हूं, ठीक है। अच्छा, तुम क्या था बेटा, कहीं एक जगह घूमने गए, तुम्हें किसी ने कहा कि सर ये ले लो ऊन, एक ऊन दे दिया तुम्हें। अच्छा, ऊन दे दिया, ऊन है ये, कहा इसको आधा आधा कर दो। तुमने कहा अच्छा भी कर देते हैं, ऐसे काट देते हैं, पर ये प्रॉपरली आधा हुआ है कि नहीं पता नहीं चलेगा। तुमने कहा एक और तरीका है, इस ऊन का बना लो स्वेटर। तुमने इसको पहले ऐसा पूरा एकदम सर्कल बनाया, जैसे करते स्वेटर बना दिया इसका, इस ऊन का तुमने बना दिया स्वेटर। ठीक है, क्या बना दिया? स्वेटर बना दिया। अब कहा कि अब इसको आधा करना आसान है। तुमने कहा अब बढ़िया से एकदम आधा कर दूंगा इसको मैं ऐसे। मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्रोमेटिन को आधा करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उसको कंडेंस करके कुछ ऐसा बना दो जैसे क्रोमोसोम है, तो हाफ करना आसान होता है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि नॉर्मली सेल में क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। जब सेल डिवाइड करता है, क्रोमोसोम बनाते हैं, और क्रोमोसोम को डिवाइड करके डीएनए डिवाइड करना आसान होता है, इसलिए ये किया जाता है। ये चीज समझ में आ रही है? अरे हाँ भाई, कह रहे सर इतना बेसिक बोरिंग लग रहा है, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, अब मुझे बता, जीन कहां होती है? जीन डीएनए पर होती है, क्रोमेटिन पे होती है, क्रोमोसोम पे होती है। ये बता भाई, कौन था ये? हाँ, जल्दी बता, कॉपी करने का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट रुक बस। हाँ, जीन इज लोकेटेड, जीन इज लोकेटेड ऑन डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम तीनों पर होती है। क्रोमोसोम तीनों पर होती है। कैसे सर? मान ले तेरे पास, इधर देख, मैं इसी को समझा रहा था। मान ले तू ये गांठ लगा दी यहां पर ऊन पर, तो ये तो इस पर भी आएगी ना जब इसको कंडेंस करेगा, वही कॉन्सेप्ट है। तो जीन क्रोमेटिन पर भी होगी, क्रोमोसोम पर भी होगी, और डीएनए पर भी होगी, क्योंकि जीन क्या है बेटा, एक एक पार्ट है ना, है कि नहीं? तीनों पर होगी। हाँ, तीनों पर होगी। भाई तू ऊन पे गांठ लगा दे, स्वेटर बना दे, स्वेटर पे नहीं जाएगी वो गांठ? जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? सही है। क्लास खत्म होने के बाद डाउट पूछने के लिए अभी हम बॉट सिस्टम यूज कर रहे हैं, फिर डाउट रूम आएगा, कुछ दिन टाइम लगेगा बेटा, जितनी जल्दी हम कर पा रहे हैं ऐप पर कर पा रहे हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आपको हमारे साथ। आओ पहले इतनी स्लाइड लिख लो ये वाली, फिर अगली स्लाइड दिखा रहा हूं। जल्दी जल्दी करो बेटा, फास्ट। हो गया? अरे हो गया, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। सही है सर, मजा आ गया। ये वाला लिख ले भाई। ये वाला लिख जल्दी से, जल्दी जल्दी बेटा, वो जल्दी से लिख, नोट कर ले, मैं आगे बता रहा हूं, जल्दी कर। जल्दी से जल्दी से। हो गया? नोट कर लीस?
ये कर लिया, जल्दी बताओ, आगे क्वेश्चन करेंगे। चलो आगे चलेंगे, लिख लिया, आगे चलो, ये करो जल्दी, क्वेश्चन करते हैं। डीएनए एंड क्रोमेटिन नॉट हैव सिमिलरिटी। हाँ भैया बताओ जरा, देखें डीएनए और क्रोमेटिन में क्या समानता नहीं है? जीन प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, हैव न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, हैव जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल और जीन में क्या फर्क होता है? जेनेटिक मटेरियल मतलब जीन ही है एक तरीके से। हाँ भाई क्या आएगा, जल्दी बोलो, क्या आएगा? सी, क्योंकि डीएनए में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है और क्रोमेटिन में न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है कि नहीं भाई? आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी लिख सकते हैं। सी आगो, ठीक है। एलसीक्यू फॉर लेक्चर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, अनदर नेम फॉर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये बताएगा कौन? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के लिए कोई नाम होता है क्या? ये बोलते हैं जीनोम। इसको मैं भी आगे एक्सप्लेन करूंगा, सी आएगा इसका भी, इसका भी सी आएगा। मेरी बात सुनो ध्यान से, इसका सी आएगा, इसे अभी एक्सप्लेन करेंगे जीनोम को। सी आएगा बेटा। जीन नहीं बोलते हैं, जीन पूल अलग चीज होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट अलग, जीनोम कहते हैं हैप्लॉइड सेटों को। पहले सुन ध्यान से, इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। न्यूक्लियोइड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड क्रोमैटिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। मेरी बात सुनो, ये बैक्टीरिया का डीएनए, इस पे कई जीन है, सिंगल जीन नहीं होती कई, ऐसे इस पर भी बहुत सारी जीन होती है, ठीक है, बहुत सारी जीन होती है। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोइड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, उस पे कई जीन है, तो सिंगल जीन आ नहीं सकता, जीनोम बोल नहीं सकते, जीनोम हैप्लॉइड होता है। देखो मेरी बात सुनो, जीनोम क्या होता है बेटा? जीनोम वर्ड में क्या होता है? जैसे मान लो यहां क्रोमोसोम ऐसे दे रखे हैं, तो ये एक सेट जो होता है ना, इस अलग अलग तरह के क्रोमोसोम के सेट को जीनोम कहते हैं, पर जीन तो इस पर भी है, तो इसलिए जीनोम नहीं हो सकता। मेरी बात समझो, आंसर होगा जेनेटिक मटेरियल। तो किसी भी सेल का डीएनए उसका जेनेटिक मटेरियल कहलाता है, उसमें जितनी भी जीन है, जैसे इसमें 3 है, इसमें 10 है, वो क्या कहलाता है? जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। तो यहां बी आएगा। किसी को क्वेश्चन समझ में आई है कि ऊपर से गया? तोता उड़ गया इसमें? आया समझ? बेटा न्यूक्लियोइड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड क्रोमैटिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, वो सिंगल जीन जेनेटिक, जीनोम क्यों नहीं बोल सकते? जीनोम जैसे बैक्टीरिया हैप्लॉइड होता है वहां तो चल जाएगा, लेकिन बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल डिप्लॉइड होते हैं और जीनोम सिर्फ हैप्लॉइड के लिए, इसलिए नहीं चल सकता। समझ में आया? अब समझ में आया? नहीं आया? कहां गया वो बोरिंग वाला? आ जाओ इधर, आ जाओ। चलो आगे चलो, उसको एक्सप्लेन करूंगा अभी जीनोम वाला फिर से। इधर देख बेटा, देख बेटा, इधर ध्यान देना, मेरी तरफ ध्यान देना सारे बच्चे। ये मान लो पी प्लांट का सेल है, नॉर्मल सेल है, ठीक है। तो इसके अंदर डीएनए किस फॉर्म में होगा? यहां क्रोमैटिन होगा। अब एक बच्चा पूछेगा सर पी क्यों लिया? मटर यूकैरियोटिक है इसलिए लिया, ठीक है। अब मान लो ये सेल डिवाइड करने वाला है, ऐसा मान लेते हैं कि ये सेल जो है डिवाइड करने वाला है। अब क्या होगा? डिवाइड करने से पहले इसमें कितने क्रोमोसोम बनेंगे? 14। ऐसे 7 पेयर बनेंगे, ऐसे अलग अलग तरह के कितने क्रोमोसोम बनेंगे? 14 क्रोमोसोम बनेंगे, 7 पेयर। और कितने क्रोमोसोम बनेंगे? 14। यहां 14 दिखा नहीं रहा हूं पर 14 बनेंगे। अब जरा ये समझना, मान लो ये जो है ये ह्यूमन का सेल है, ये ह्यूमन का सेल है, इसके अंदर ये जो डीएनए है ये भी किसकी फॉर्म में है? क्रोमैटिन की फॉर्म में। इससे यहां पर
टोटल अलग अलग तरह के हमारे पास कितने क्रोमोसोम बनेंगे? 23 पेयर, या हम लिख सकते हैं 46 क्रोमोसोम बनेंगे। अब आपको मैंने ये क्यों बताया, सुनो ध्यान से। मैंने क्यों बताया? मैंने कहा है कि व्हेन सेल डिवाइड, व्हेन सेल डिवाइड, यहां पर लिखा व्हेन सेल डिवाइड। अब यहां पर दो बातें आपको सीखनी है। पहली बात, क्रोमैटिन पूरा एक धागा होता है। जब एक धागा कंडेंस करता है तो वह कई क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम कितने बनेंगे ये डिपेंड करता है स्पीशीज पे। मतलब हर एक सेल में धागा जो होता है हमेशा ऐसे उलझा हुआ, ऐसे क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। अब वो क्रोमैटिन कितने क्रोमोसोम बनाएगा वो डिपेंड करता है स्पीशीज पे। अगर ये क्रोमैटिन पी प्लांट का है तो 7 पेयर या 14 क्रोमोसोम बनाएगा, और अगर ये क्रोमैटिन ह्यूमन सेल का है तो वो कितने बनाएगा? 23 पेयर 46 क्रोमोसोम बनाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई? तो डिपेंडिंग ऑन, इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब क्या होगा? सिंगल क्रोमैटिन, एक सिंगल क्रोमैटिन कैन फॉर्म मैनी क्रोमोसोम, काफी सारे क्रोमोसोम बनाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? काफी सारे क्रोमोसोम बनाता है। दूसरी बात, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिपेंड ऑफ टाइप ऑफ स्पीशीज। मतलब क्या हुआ? अगर इफ सेल किसका है? पी का, पी प्लांट का सेल है, तो वो कितने क्रोमोसोम बनाएगा? 14 क्रोमोसोम। अगर ह्यूमन का है तो कितने बनाएगा? 46 बनाएगा। पर यहां भी सिंगल धागा है, यहां भी सिंगल धागा है। डिपेंड करता है स्पीशीज कौन सी है। आ गई समझ? क्लियर है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बेटा। बच्चे, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। क्रोमोसोम ऐसे एक जैसे जोड़े में बनते हैं। ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। इसको हम कहते हैं होमोलोगस पेयर। क्लियर है? मैं ये कह रहा हूं जोड़ा मतलब पेयर। इसका मतलब सभी सेल में क्रोमैटिन होगा। क्रोमोसोम तब दिखेगा जब सेल डिवाइड होगा। क्रोमोसोम का नंबर डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्पीशीज पे। क्लियर है? किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ स्पीशीज पे। नोट कर लो, आगे की चीज बता रहा हूं। जल्दी करो बेटा, इसको नोट करो, आगे चलेंगे। जल्दी करो, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट, जल्दी। हो गया? अब सुनना ध्यान से, सुनना। मैं जीनोम भी बताऊंगा, भी रुक जाना। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ध्यान से देखना।
सर कुछ बोलो, यही बोलता हूं। इधर देखो भाई, सर कुछ बोलो, बोल रहा हूं अभी। ध्यान दो इधर सारे। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया, सुनो ध्यान से। ये प्लांट एक्स है, इसमें कितने क्रोमोसोम है? 6। मैंने इस धागे से ये क्रोमोसोम बनाया, सर बना दिया, ठीक किया। कितने क्रोमोसोम है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने कहा कि ये मैंने डीएनए डबल कर दिया, मतलब इसकी कॉपी बना दी। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? कॉपी ऑफ डीएनए। कॉपी ऑफ डीएनए बन गई हमारे पास। अब मैंने इनसे क्रोमोसोम बनाया तो ऐसा बनाया। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, मेरे पास एक तो मैंने ऐसे क्रोमोसोम बनाया है, यहां पर ये क्रोमोसोम ऐसे बनाया जिसमें मेरे पास, इसको सेंट्रोमियर कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं? सेंट्रोमियर कह रहे हैं। और यहां पर मैंने क्रोमोसोम इस तरीके का बनाया है जिसमें मेरे पास ये सेंट्रोमियर है। तो इन दोनों को क्या बोल रहे हैं बेटा? इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सिस्टर क्रोमेटिड बोल रहे हैं। तो अगर कभी आपको लाइफ में ऐसे क्रोमोसोम देखने को मिले, ये तब बनते हैं, तब बनते हैं जब डीएनए डबल ना हुआ हो, तब ऐसे बनते हैं। अगर डीएनए डबल हो जाए तो उसके बाद ऐसे बनते हैं। इसका मतलब एक सेंट्रोमियर पर ये सिंगल है या एक सेंट्रोमियर पर ये 2 है, इसे सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो यहां जीन ए है, तो इसी के जैसी जीन यहां भी होगी, क्योंकि अगर मैंने इसकी कॉपी ये बनाया है तो इन सब की कॉपी ये है, इन सब की कॉपी है। मतलब क्या हुआ? इस वाले हिस्से को इस डीएनए ने बनाया, इस वाले हिस्से को इस डीएनए ने बनाया, ये इसकी कॉपी है तो ये भी तो इसकी कॉपी होगा। कुछ आ रहा है समझ? तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉर्मली हम क्रोमोसोम ऐसे वाले बनाते हैं। कारण क्या है कि जब सेल डिवाइड करना चाहता है तभी क्रोमोसोम दिखेंगे, और सेल को डिवाइड करने से पहले डीएनए रेप्लिकेशन होती है। हम आपको जब ये क्रोमोसोम दिखाते हैं ऐसे वाले, सिर्फ इसलिए दिखाते हैं कि आप थोड़ा सा अज्यूम करो, पर रियल में क्रोमोसोम हमेशा ऐसे बनाए जाते हैं जहां पर एक क्रोमोसोम पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड हो। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड कहां से आया? इस वाले से ये और ये इधर वाली चीजें बनी है, ये और ये एक दूसरे की कॉपी है, इसलिए ये और ये एक दूसरे की कॉपी है। तो रियल में क्रोमोसोम ऐसा बनाया जाता है। इसके जैसा अगर एक और क्रोमोसोम होता है ऐसा, इसे हम होमोलोगस पेयर कहते हैं। होमोलोगस पेयर का मतलब इनकी शेप मैच करती है। कुछ आया समझ? अरे समझ में आया? अगर बिना डीएनए रेप्लिकेशन के क्रोमेटिन का क्रोमोसोम बनाओगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर क्रोमोसोम आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन बनाओगे तो ऐसा दिखेगा। जहां पे ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, इनकी जीन सेम है। इनकी क्या है? जीन सेम है। अगर जीन सेम होती हैं तो उन्हें कहते हैं जेनेटिक आइडेंटिकल।
एक कह रहा नहीं समझा, कौन है अदिति? पिटाई खाएगी, इधर ध्यान दे, फिर से सो रही है भाई। क्रोमेटिन को कंडेंस करके क्रोमोसोम बना सकते हैं, हाँ सर बना सकते हैं। नॉर्मली बिना डीएनए डबल करे कंडेंस नहीं किया जाता। अगर बिना डीएनए डबल करे मैं डायरेक्ट कंडेंस करूं तो क्रोमोसोम ऐसा दिखेगा, एक सेंट्रोमियर पर ये एक लगा हुआ है। लेकिन जब डीएनए डबल करूंगा तो इस एक सेंट्रोमियर पर ये दो लगे हुए हैं, एक ही पर, इन दोनों को कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये एक दूसरे की कॉपी होते हैं। मतलब अगर यहां जीन ए है तो यहां भी जीन ए होगी, यहां स्मॉल ए है तो इसकी कॉपी यहां स्मॉल ए होगी, यहां कैपिटल बी है तो इसकी कॉपी कैपिटल बी होगी, यहां स्मॉल बी है तो स्मॉल बी। तो ये और ये एक दूसरे की कॉपी है, इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। कुछ आ रहा है समझ? होमोलोगस पेयर का क्या मतलब होता है? मान लो ये आई कलर के लिए कैरेक्टर है तो इसकी पैरेलल लोकेशन पर इस क्रोमोसोम पे आई कलर है। दूसरा, इसकी और इसकी शेप मैच करे। को देखो, इस क्रोमोसोम और इसकी शेप मैच कर रही है, इसे होमोलोगस पेयर कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां कितने पेयर हैं? 3 पेयर हैं। क्रोमोसोम कितने हैं? 6। तो आपको समझना पड़ेगा, ध्यान सुनेंगे, आपको समझना पड़ेगा ये दो, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। अगर ये सारे होमोलोगस पेयर हैं, अगर मैं हर एक पेयर में से एक एक ले लूं, हर एक पेयर में से एक एक ले लूं, इसे कहते हैं हैप्लॉइड। कुछ आ रहा है समझ? कह रहा सर पी प्लांट यूकैरियोटिक है। यस, इस हैप्लॉइड को ही जीनोम कहते हैं। मुझे बताओ, इस जोड़े में से अगर मैं एक ले लूं, एक एक ले लूं अलग अलग, उसे ही हैप्लॉइड कहते हैं, इसे ही जीनोम कहते हैं। तो क्या इसमें 2 हैप्लॉइड है? हाँ, एक ये रहा, एक ये रहा। तो हैप्लॉइड को अगर मैं एन लिखता हूं, हैप्लॉइड को अगर मैं एन से रिप्रेजेंट कर दूं इस एक साइड को, तो डिप्लॉइड को 2n लिखूंगा कि नहीं? आ रही है समझ? आदित्य कुमार शेख, बेटा अगर समझेगा नहीं तो दिक्कत होगी। मैं तेरे को फिर समझा रहा हूं, तेरा स्किन सेल है, स्किन सेल मान ले डिवाइड नहीं कर रहा तो उसमें क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम दिखेगा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर इसने डिसाइड किया डिवाइड करना है तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा? डीएनए डबल करेगा। तो ये क्रोमेटिन की कितनी कॉपी हो गई? 2। वो दिखेगी कैसे? एक्चुअल में जब वो कंडेंस करेगा तो हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होंगे, इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ऐसा ही शेप का एक और क्रोमोसोम होता है, उस पर हो सकता है जीन अलग हो, जैसे यहां ए जीन है या स्मॉल ए है, जीन अलग हो, पर बिल्कुल सेम शेप का होता है। ठीक है, इसे कहते हैं होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर में से आप एक एक ले लो अलग अलग, ये और ये, इसको हैप्लॉइड बोलेंगे, इसे जीनोम एन लिखते हैं। अगर आप इन जोड़े को लोगे तब 2n हो जाएगा ना। और आपको यह समझना पड़ेगा ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है। सिस्टर क्रोमेटिड की जीन हमेशा सेम होती है। क्यों सेम होती है? क्योंकि डीएनए डबल हुआ था, कॉपी हुई थी। याद करो, डीएनए की इंफॉर्मेशन कॉपी करेंगे तो सेम कॉपी करेंगे। यस यस यस, नोट करो। सर ये बेसिक बातें हमें आती नहीं है। नहीं आती तुम्हें यही नहीं पता होता क्रोमोसोम इसे कहते हैं कि इसे कहते हैं, दोनों को कह सकते हैं, पर रियल में क्रोमोसोम ऐसा दिखना चाहिए, क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा कब दिखेगा? डीएनए रेप्लिकेशन के बाद। ठीक है, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हो सकते हैं? इस सेंट्रोमियर पर 2 लगे हुए हैं, इस सेंट्रोमियर पर 2 लगे हुए हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या इनकी जीन सेम होती है? बिल्कुल सेम होती है। क्यों सेम हुई है? क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था ये धागा कॉपी हुआ था। सही है, इसका मतलब हमें यह पता चल गया जे का हो है, ये सेंट्रोमियर है, ये एंड को कहते हैं टीलोमियर। एंड को क्या बोलते हैं? टीलोमियर। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। और ये क्रोमोसोम कौन से फेज का, कब का है? क्रोमोसोम कब? जैसे होता है ना, मतलब तुम्हारी 2 फोटो हैं, एक नहाने से पहले एक नहाने के बाद। नहाने से पहले वाली फोटो, नहाने के बाद वाली फोटो, दोनों एक जैसी लगती है, खराब सी, पर रियल में मतलब कुछ डिफरेंस आ जाता है। ऐसे ये क्रोमोसोम कब का है? क्रोमोसोम आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। सर हमारी तो शक्ल ही खराब है। कोई बात नहीं बेटा, डॉक्टर बन जाए इसलिए।
मजबूरी हो जाएगी पेशेंट की तुझे देखने की। अब ये देख, ये वाला देख, ये देख, ये एक दूसरे की कॉपी है, ये एक दूसरे की कॉपी है। इधर देख बेटा, ध्यान से सुन बच्चे, ये देखना, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहां अगर कैपिटल ए जीन है तो यहां कैपिटल ए होगी, यहां स्मॉल ए होगी तो यहां स्मॉल ए होगी। तो ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। सही है सर। ये और ये क्या है, होमोलोगस पेयर है। ये और ये क्या है, होमोलोगस पेयर है ना, होमोलोगस पेयर है। अब ये देख, ये भी देखने में एक जैसे। अच्छा एक चीज और है, होमोलोगस पेयर क्या होते हैं, जिनकी शेप सेम होती है और सेम कैरेक्टर की जीन, सेम कैरेक्टर की जीन कहां होगी, एट पैरेलल लोकेशन। कहां होगी, पैरेलल लोकेशन पर। पैरेलल लोकेशन मतलब मान लो ये ए जीन है, ये प्लांट हाइट की है तो ये भी प्लांट हाइट की है। ये मान लो सीड के शेप की है तो ये वाली भी सीड के शेप की है। ऐसे पैरेलल लोकेशन पर सेम कैरेक्टर की जीन होती है और उनकी क्या होती है, शेप सेम होती है। समझ में आ रहा है। और सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, ये दोनों की जीन सेम है। देख यहां स्मॉल भी है, स्मॉल भी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि होमोलोगस का मतलब क्या है, इनकी शेप और इनकी शेप मैच कर रही है। दूसरा, इस पैरेलल लोकेशन पर कैरेक्टर सेम है। मान लो आई कलर है तो यहां ब्लैक आई हो सकता है या ब्लू हो सकता है, लेकिन ये जरूर होगा कि कैरेक्टर सेम हो। ये समझ में आ रहा है, इसे होमोलोगस पेयर कहते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए बेटा, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन हमारे पास क्या होगा, सिंगल क्रोमेटिड पर क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में सिंगल क्रोमेटिड है। और आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा, 1 2 क्रोमेटिड, 2 सिस्टर क्रोमेटिड। भाई 2 सिस्टर क्रोमेटिड समझ में आता है, 2 क्रोमेटिड है पर क्रोमोसोम पे, और वो भी जेनेटिकली सेम है, उस पे सारी जीन सेम है, जो जेनेटिकली सेम है। मुझे लग रहा है ये बातें तुम्हें क्लियर हो गई हैं। अब ये बातें तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। ये चीज क्लियर हो गई है, बताओ जल्दी से। अरे ये क्लियर हुआ है? हाँ भाई, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, जे और जे, इनके ऊपर जीन सेम होगी चाहे जो हो जाए, क्योंकि ये डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से बना था। अब मैं ये कह रहा हूं होमोलोगस का मतलब इसकी शेप इससे मैच करेगी। यहां आई कलर है तो यहां भी आई कलर है, यहां हेयर कलर है, यहां भी हेयर कलर है, कैरेक्टर सेम होगा, बस ये ध्यान रखना है। मान लो यहां पे तुम्हारे कान की पोजीशन है, यहां भी कान की पोजीशन है, सही है? अरे ये समझ में आ रहा है, बोलो। तो यहां क्या होगा, एक क्रोमोसोम, इधर देख बेटा, इधर देख, इधर देख, यहां एक क्रोमोसोम पर एक ही इसे ही क्रोमेटिड मान लिया, क्रोमोसोम है। यहां एक क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड है, यही तो लिख रहा हूं, पढ़ ले, चल जल्दी से सर। क्लियर है? बताओ बेटा। हो गया? जल्दी बोलो। ये कह रहा टाइम हो गया, पिटाई हो जाएगी, जल्दी लिख ले, पहले अपलॉयड डिप्लॉयड भी बताना है, जल्दी कर। सर ऐसा क्यों, आपने न्यूट्रॉन 1 में तो इतना नहीं पढ़ाया था बेटा। मैं एक्चुअली बता जरा, मान ले अगर मुझे सेम टाइम पे दोनों बैचेस खत्म करने हैं तो इसमें हल्का सा पेस और समय भी ज्यादा पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा, और पेस भी रखेंगे हल्का सा। क्यों नहीं, इसको मैं मई में खत्म करूं, मई में तो पेपर है। हाँ, ये कह रहा है सर टाइम भी मत लो, पूरा भी मत पढ़ाओ, पहले भी खत्म कर दो, शक्तिमान बन जाओ, रजनीकांत बन जाओ। नहीं, मेहनत से पढ़ो। हाँ
आ जाओ, अगला कौन सा ले लो। नोट कर लिया ये सबने भाई? ये लिख लिया, पहले बताओ, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये वाला लिख लिया? ये लिख लिया? सही है सर। क्या ये लिख लिया? हाँ सर, बढ़िया है। ये लिख लिया नहीं लिख लिया? आ जाओ, प्लॉइडी बता रहा हूं, इधर देख भाई, ये लाइन समझ में आ रही है? डीएनए नॉर्मली प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, हमेशा क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। व्हेन सेल डिवाइड इट फॉर्म क्रोमोसोम, ये रहा, जे क्रोमेटिन है, न्यूक्लियस के अंदर है। हाँ सर। अच्छा, जब सेल डिवाइड करता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है, तो मेरे पास कुछ ऐसा बन जाता है। ये देख, क्रोमोसोम बन गए, मान ले कितने बन गए? 8। मतलब इस सिंगल क्रोमेटिन से 8 बन गए। तो यहां पर क्या देख, ध्यान से इधर देखियो बेटा, इधर समझने की कोशिश करियो। मैंने कितने क्रोमोसोम बना लिए, देखते जाओ। एक ये बना दिया, एक ऐसा बना दिया, एक ऐसा बना दिया, एक ऐसा बना दिया, 8 क्रोमोसोम बना दिए। ठीक है सर। अब मैं ये कह रहा हूं तेरे से बेटा, ये मैं कह रहा हूं कि तेरे पास जो ये वाली साइड है, समझ ध्यान से, ये जो है, ये वाले एक साइड, मुझे एक बार सोच के बता, मुझे सोच के बताइए, ये होमोलोगस पेयर है? ये क्या है, होमोलोगस पेयर है कि नहीं बता? हां सर, ये होमोलोगस पेयर है। कितने पेयर है? 4। ठीक है, ध्यान दियो, ये जो एक साइड है, ये इसको हैप्लॉइड कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड, अलग अलग टाइप के। तो व्हाट इज हैप्लॉइड? हैप्लॉइड क्या होगा बेटा? व्हाट इज हैप्लॉइड? हमने क्या किया है, हम क्या करेंगे, अलग अलग सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब क्या लिया बेटा? डिफरेंट, अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम का एक सेट, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम का कितना सेट? एक सेट। भाई ये एक सेट है ना, ये पूरा एक सेट है। ये क्या है? एक सेट है अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम का, उसे हैप्लॉइड बोलेंगे। तो व्हाट इज डिप्लॉइड? इसको लिखते हैं एन से, तो डिप्लॉइड क्या होगा सर? 2n लिख दो। तो क्या लिखोगे? टू सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा सर, अब जरा क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट, पी प्लांट, हाँ भाई, कितने क्रोमोसोम थे? 14। डिफरेंट टाइप के कितने हैं? हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं सर? एक सेट का मतलब हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड मतलब 7, या बी लिख दूं 14, या सी लिख दूं 28। बताओ जल्दी से भाई, अलग अलग टाइप के कितने हैं सर? 7 टाइप के होंगे, है कि नहीं? 7 होंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन 2, इन ह्यूमन मेल डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ए 23, बी 46, सी 24, डी नन। बताओ भाई, जे वाला बता दो। अच्छा, पिटाई खाओगे। क्वेश्चन 3, इन ह्यूमन फीमेल डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ए 23, बी 46, सी 24, डी नन। मेल में एक्स वाई होता है, एक्स वाई, तो 22 तो ऐसे ले लो तुम, लेकिन जो एक्स वाई वाला है वो अलग अलग काउंट होंगे, एक्स और वाई अलग अलग काउंट होगा। तो आंसर यहां 24 आएगा और यहां 23 आएगा। अरे समझ में आया? यहां 24 क्यों आया? क्योंकि जो 22 जोड़े हैं ना ऐसे, वो तो उसमें से एक एक कर लो, लेकिन जब एक्स और वाई होगा उन दोनों को काउंट करो, तो यहां तो 24 आ जाएगा मेल में।
और फीमेल में क्या आएगा, 2 एक्स होते हैं ना, तो उनमें से एक ही काउंट कर लो। ठीक है, अरे बोलो, जल्दी बताओ। समझ आ रहा है ना? हाँ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मेरी बात सुन, टोटल क्रोमोसोम कितने हैं सर? 46 हैं। होने कितने चाहिए? 23 जोड़े। ठीक है, पर एक्स और वाई अलग अलग होने की वजह से 24 ले लिया। यहां पर 2 एक्स होते हैं फीमेल में, इसलिए 23 लिया बस। ठीक है, बढ़िया है। ये तो ले लो, ये तुम्हारे लिए लाया था मैं। जे लेते तो जाओ, ये वाला। हाँ सर, ले लेते हैं। सेंट्रोमियर और टीलोमियर, हाँ भाई, ये करो जरा, LCQ6, ये लेते तो जाओ। LCQ6, हाँ। फर्स्ट, टीलोमियर और सेंट्रोमियर कब दिखेगा भाई? प्रोकैरियोट में तो क्रोमोसोम ही नहीं दिखते ठीक से। फिजन मतलब जब प्रोकैरियोट डिवाइड कराओ, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन यूकैरियोट तभी क्रोमोसोम दिखेंगे, सी आएगा। इन 2 सेल, एक में 22 क्रोमोसोम दे रखे हैं, एक में 24 क्रोमोसोम दे रखे हैं। इस बात का क्या मतलब है? बोथ सेल ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता भाई, 2 अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो ही नहीं सकते। बोथ सेल ऑफ सेम स्पीशीज, नहीं, बोथ सेल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। क्वेश्चन 7 का भी सी आएगा। रीजन सुन लो ध्यान से। अगर सेल में क्रोमोसोम की संख्या उस स्पीशीज में कांस्टेंट होती है, सभी तरह के ह्यूमन के हर एक सेल में 46 ही क्रोमोसोम है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो शानदार। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन स्पीशीज, डबल टू द नंबर ऑफ गैमेट, नॉट चेंज इन लाइफ। तुम्हारी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे स्किन सेल में क्रोमोसोम की संख्या घट जाए? नहीं होगा। क्रोमोसोम का नंबर 2 ही रीजन से बदलता है, गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन, नहीं तो कभी नहीं बदलता। पर उस पर्सन की लाइफ में तो नहीं बदल रहा है। बोलो, ऑल डी। डबल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिपेंड ऑन स्पीशीज। ठीक है, सही है। चलिए क्लास एंड करेंगे आज, और कल से इसको आगे पढ़ेंगे, और मैं आपको डोपा भी दे दूंगा आज। ठीक है, एंड कर रहे हैं सेशन और आपको डोपा दे देते हैं। ठीक है, और प्लीज पढ़ाई करते रहिए। बार बार मैं बोल रहा हूं आपको पूरा समझ में आएगा, पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन 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 बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में, बहुत सारे क्वेश्चन SNS PNS, तुम्हें कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी मेहनत करो साथ में। ठीक है, सही है। एक कह रहा सर रिफंड करवा दो, किस चीज का? क्योंकि मैंने वो 2.0 ले लिया था। कोई बात नहीं भाई, है ना, तेरे को 2 PNS एक्स्ट्रा दे दूंगा अपने पास से बना के, खुश। क्योंकि वो टेक में वो चीज कराना मुश्किल काम होता है बहुत, कि उस तरीके से कर पाए। ठीक है, सही है। डोपा लिखना है, लिखना चाहिए। और कितना बेटा, सबसे सस्ता है, सबसे अच्छा है ना? और क्या चाहिए बता? इतना PNS SNS नहीं मिलेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।